हे गाइस, उत्कर्ष हियर एंड वेलकम टू द स्किल्सो इंजीनियरिंग पेज। और आज से हम लोग अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड कंप्लीट इस सीरीज में, जो कि टोटल 5 वीडियोस की सीरीज होगी, इन 5 वीडियोस के अंदर हम लोग कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस, चाहे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो, वो कवर हो जाएगी। वैसे तो आपने थंबनेल पे लोगो लगा देख ही लिया होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का कवर हो रहा है, पर फिर भी आप एक बार इस सिलेबस से एक बार मैच कर लेना, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, यूनिट 2 आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है, यूनिट 3 नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, यूनिट 4 सॉफ्टवेयर एजेंट्स है, एंड यूनिट 5 में हमें एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। तो हो सकता है कहीं पे यूनिट 4 यूनिट 5 आपस में शिफ्ट हो गया हो, कि यूनिट 4 कहीं पे यूनिट 5 होगा, यूनिट 5 कहीं पे यूनिट 4 होगा, बट लगभग चीजें सेम होगी। ठीक है, तो एक बार प्लीज अपना सिलेबस अपना मैच कर लेना, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया होगा। और थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आपको देखने को मिलता भी है, तो आप फॉलो कर सकते हो। बट कई बार ऐसा भी होगा कि भाई सिलेबस पूरा ही नहीं मिल रहा हो, या फिर 2-3 चैप्टर अगर आपको गायब दिख रहे हैं, तो प्लीज इन सीरीज को फॉलो नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए टाइम वेस्ट भी हो सकती है। क्योंकि हाँ, हमने नॉर्थ इंडिया की जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज हमने कवर की है, बट बहुत ज्यादा हम डीप में इसमें भी नहीं गए, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से एआईसीटी का जो न्यू गाइडलाइन आया था, उसके हिसाब से जो 2020 के बाद जो सिलेबस था, वो सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सेम हो गया था। बट हाँ, कहीं पे भी कॉपी पेस्ट सिलेबस तो होता नहीं है ना, हर जगह थोड़े बहुत तो चेंजेस होते हैं। तो फिर भी मैंने वैसे लोगो लगा दिया है, और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का ये सेम सिलेबस फॉलो हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से भी आप इसको पढ़ सकते हो। सो सिलेबस हमारा इतना ही है। एंड अभी हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन में बस मुझे इतना आपको बताना था कि अगर आपका ये सिलेबस हो, तभी आप स्टार्ट करना, अदरवाइज स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सो अभी हम लोग चलते हैं अपने पहले चैप्टर पे। और थोड़ा एनर्जी अपना हाई रखना, क्योंकि वैसे भी हो सकता है आप इसे एकदम एग्जाम के 1-2 दिन पहले देखने जा रहे हो, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा हाई रखना। हो सके तो कान में ईयरफोन वगैरह डाल के पढ़ना, ताकि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना। हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, कि हमारा टॉपिक है क्या। तो हमने एक माइंड मैप बनाया। अब ये माइंड मैप बनाने का मेरा सिर्फ ये इतना ही मतलब है भाई, कि जब भी हम लोग कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमको वहां पर कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप दो जगह से आपका जो वीक पॉइंट है ना इस सब्जेक्ट का, वो सिर्फ दो है। पहला ये कि लोग रियल लाइफ एग्जांपल फिट नहीं कर पाते हैं अपने आंसर में। और दूसरा ये कि आपके जो ये टर्म्स हैं, जैसे आप ये पढ़ोगे ना, परसेप्शन, एंड इस परसेप्शन के बाद आपको ये जब पॉइंट्स आते हैं, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, है ना, जेनेटिक प्रोग्रामिंग, ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स, ये टर्म्स आपको जल्दी याद ही नहीं होंगे। मतलब ये क्या होता है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। पर ये जो वर्ड्स है ना, मतलब ये जो टर्म्स हैं, ये आपको अचानक से कभी भी एग्जाम में लिखते समय याद ही नहीं आएंगे। मतलब आपको ये माइंड मैप मेरा देने का बस एक ही मतलब है, कि आप इसको लेके रट्टा मारना है। आपका बस एक ही काम है कि ये सारे टर्म्स को ना आपको बस सोने से पहले 1-2 बार इसको पढ़ के सोया करो। तो इससे ये होगा कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपके मेमोरी में आज के बाद फिट हो जाएंगे। ये होते क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो आज की आप वीडियो देखोगे बस वहीं पे क्लियर हो जाएगा, उसको आपको दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं है। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड मैप। माइंड मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे वो जो टर्म्स है ना डिफिकल्ट वाले, वो सब एक साथ करके मैंने आपको लगा दिए हैं। अब यही इसका माइंड मैप जो है, यही सिलेबस भी है, और इसी में सारी चीजें टेक्निकली शॉर्ट में ब्रीफ में बताई गई है। हम लोग माइंड मैप की हेल्प से नहीं पढ़ने वाले हैं। माइंड मैप मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया है, कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ लोगे। अभी माइंड मैप हो या नोट्स हो या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये सब आपको टेलीग्राम पे सब कुछ फ्री है भाई। ऐसा नहीं कि हमको अलग से इसका व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा हूँ मैं, जिस पे आपको टेक्स्ट करके बोलना और मैं नीचे से उधर मैसेज भेजूंगा, 100 रुपये नोट्स, 100 रुपये नोट्स, ये नहीं है। ठीक है, आपको बस टेलीग्राम पे जाना है, डाउनलोड करना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो माइंड मैप की हेल्प से भी हम लोग देखते हैं कि सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले जो है वो हमारा डेफिनेशन एंड गोल है। मतलब एआई का डेफिनेशन क्या होता है और एआई की गोल क्या है। मतलब एआई आया तो क्या करने आया है। ऑब्वियसली आपकी नौकरी खाने आया है, ये भी एक गोल हो सकता है। हम लोग अभी जब स्लाइड्स पे जाएंगे तब देखेंगे कि एक्चुअल में गोल क्या है। ठीक है, इसके बाद कोर प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें हम लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, रीजनिंग के बारे में समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लर्निंग, प्लानिंग, एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, ये चीज हम लोग समझेंगे। अभी टेंशन मत लो कि ये क्या है क्या नहीं है, बहुत ही जल्द हम इस पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ब्रांचेस क्या है, मतलब एआई की कुछ ब्रांचेस होती है जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। ये कहानी स्टार्ट होती है एमएल से, फिर मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग आती है, डीप लर्निंग के बाद एनएलपी, कंप्यूटर विजन आता है,
और इस तरीके से आगे जनरेटिव एआई आती है। यहाँ जो है, यहाँ पे आपको रट्टा मार के ही पास करना है, यूनिवर्सिटी है। एंड यूनिवर्सिटी कभी भी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक नहीं करना चाहती है, वो इतना चेक करना चाहती है कि आपको क्या सब्जेक्ट के बारे में आइडिया है, क्या आप सब्जेक्ट की थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करना जानते हो, अगर आप जानते हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना है। मतलब आपको, आपका जो आंसर होगा ना, ये आपको ऐसा दिखाना है कि भाई ये तुम विद्वान हो। अगर तुम नॉलेजेबल नहीं लगोगे ना अपने आंसर से, कि तुम्हें सब चीज नहीं आती है, तो वहां से मार्क्स कटना स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ एग्जांपल कैसे फिट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक हैक बताने वाला हूँ आज। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, एआई एआई सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? चैट जीपीटी, जेमिनाई। अब जब एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करोगे ना कहीं पे भी एग्जाम में, मान लो उस रोल का, किसी पर्टिकुलर रोल का आपको एग्जाम्पल याद नहीं भी आ रहा हो, तो आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल उसके अंदर घुसेड़ देना। ठीक है, कहने का ये मतलब है, आपने अभी तक अपने जीवन में 4-5 तरीके के तो एआई देख ही लिए होंगे। गूगल मैप में भी एआई लगा हुआ है, चैट जीपीटी, जेमिनाई भी एक एआई है, रोबोट्स में भी एक एआई लगा हुआ है। एंड इसके अलावा भी कोई 1-2 ऐसा सब्जेक्ट होगा, मतलब 1-2 कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें एआई लगा हुआ है, या फिर एआई का कुछ मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, एआई के कुछ एप्लीकेशंस वर्क कर रहे हैं, या इनडायरेक्टली कुछ एल्गोरिदम एआई का वर्क कर रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप रियल ही वाला उसका एग्जाम्पल फिट करें। आपको अगर दिमाग में नहीं भी आ रहा है ना, मैं आपको बताऊंगा कि किधर ये चीज जरूरत होगी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करना है एग्जाम में जाने से पहले, जिससे आपके चांसेस स्कोर करने के थोड़ा ज्यादा और बढ़ जाएंगे। बट फिलहाल मेरा कहने का ये मतलब है कि ये टर्म्स और दूसरा एग्जाम्पल, ये आपको फिट करना आना चाहिए अगर आपको फर्स्ट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। एवरी यूनिट हैज एन इक्वल वेटेज, लगभग इक्वल ही होता है, 2-3 मार्क इधर उधर अप डाउन जाते हैं जैसे। तो 14 मार्क्स का तो हम फिर भी मान सकते हैं फर्स्ट यूनिट का वेटेज। दो, एक शॉर्ट आंसर या एक लॉन्ग आंसर आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो उस यूनिट से। ठीक है, तो जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, उससे एक्स्ट्रा शायद ही आए। हो सकता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इधर उधर तो घूम ही जाएंगी ना, वो उनको भी तो हर बार कुछ अपनी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड सेट करना होता है ना, उनको बच्चों से थोड़ी फर्क पड़ता है। तो आपको, आपका जो बेसिकली काम है ना वो ये है कि हमने जितना पढ़ा है उतना तो आप पढ़ ही लो। अगर आप लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जो अगर आपको नोट्स मिले हैं जो आपके टीचर्स ने दिए हैं, तो उसको अगरबत्ती दिखाना छोड़ के थोड़ा खोल के पढ़ लेना। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ एआई, जिसमें हम लोग एआई की कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि आर्किटेक्चर क्या है, वर्क किस तरीके से कर रहा होता है। ठीक है, किस तरीके से सेंसर्स वर्क करते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, लर्निंग एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर, परफॉर्मेंस एलिमेंट, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर बेसिक टाइप ऑफ एजेंट्स हम लोग देखेंगे, कई बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये आर्किटेक्चर, और इसके ऊपर कभी कभी शॉर्ट आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कि एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं, आप डेफिनेशन एंड एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। सेम एज द वे आपको आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि वर्क कैसे करता है। सेंसर्स, आपको पता है सेंसर्स क्या होता है? जो इन्वायरमेंट से डेटा ले रहा है टेक्निकली, है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है अपनी आंखों के जैसे। हमारी आंख और कान जो है वो क्या है? सेंसिबल ऑर्गन्स हमने पढ़ा था ना कभी हम लोगों ने बचपन में, वही सेंसर्स है। एक्चुएटर्स क्या है? देखो, पहले 3 वर्ड पकड़ो। एक्ट मतलब एक्शन जो ले रहा है, यही। बस कुछ ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, थ्योरी इसकी बहुत सिंपल है, पर ये टर्म्स आपको याद आ जाए एग्जाम में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में बैठे बैठे ये सारे टर्म्स याद आ जाए। अगर ये टर्म्स याद नहीं आएंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ इसको सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, इसने कभी किताब उठा के नहीं पढ़ा, और किताब उठा के नहीं पढ़ा तो वो आपके मार्क्स काटेगा ही ले दे के। ठीक है, अब बेसिक टाइप ऑफ एजेंट्स हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट में ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी हम लोग जाएंगे ना, अभी हम लोग ये सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करेंगे। एंड यही करते हुए हमारा जो ये यूनिट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड मैप है जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आपको वहां से उठा के इसको डाउनलोड कर लेना है। इनफैक्ट अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसको देख के पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ जो मैंने सिलेबस का स्टार्टिंग में पेज दिया था आपको, मैं वो भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं अपने एंड से भाई सारे रिसोर्सेस आपको दे रहा हूँ। आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से पढ़ो, बेस्ट वे में पढ़ो, अच्छे से यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो यही सारी चीज है भाई जो हमें पढ़ना है। एंड ये यूनिट पढ़ते समय आप कोई 1-2 या ना खुद से कोशिश करना, मेरे एग्जांपल देने से पहले, मेरे कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले, आप स्क्रीन पे लिखे हुए जो टेक्स्ट है ना उसको पढ़ना।
ठीक है, ईजी फॉर्म में नोट्स हैं, बहुत ही ईजी हैं, कॉन्साइज फॉर्मेट में मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, ताकि आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, हमने सिर्फ वही डाला है नोट्स में। तो अभी हम लोग फाइनली चलते हैं अपने यूनिट पे एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो 54 स्लाइड से लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आपको करके ही जाना है। ठीक है, इसको किए बगैर मत पहुंच जाना एग्जाम में, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारे टॉपिक्स हैं जो भी है ना, यही सिलेबस था आपका जो हम लोग माइंड मैप में ऊपर में बात कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, एजेंट्स, इन्वायरमेंट, कैटेगरीज, मशीन लर्निंग, गोल्स, ये वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके चीजें समझते हैं। काफी इजी चैप्टर है, काफी इजी पीजी वे में मैं आपको निकाल के ले जाऊंगा। अब बस आपको काम करना है, थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको स्क्रीन के ऊपर। देखो, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपको कान से तो सुनना ही है, उसके अलावा जो आपको करना है वो आप टेक्स्ट को देखते रहना। यहाँ पे जो भी चीज आपको लिखी हुई दिख रही है ना, ये आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो। और अगर आप देखोगे ही नहीं, सिर्फ सुन के भी निकल जाओगे, तो चीजें आपको उतने अच्छे से याद नहीं होंगी। जबकि आप देखोगे और सुनोगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगी, मतलब एक दिन तक तो बहुत आराम से रहेगी। अगर एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ रहे हो आप, तो भाई बहुत ही इजी पीजी एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सो इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस विच ट्राइज टू मेक कंप्यूटर बिहेव इन अ स्मार्ट वे। अच्छा, कंप्यूटर अभी तक आपसे बदतमीज तरीके से बात करता था जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ, काफी स्मार्ट तरीके से भी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, तो एग्जाम्पल वही मैंने कहा था, आप किसी एक का एग्जाम्पल सोच सकते हो। चैट जीपीटी कितना फ्रेंडली आपसे बात करता है ना। शायद आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी उतने प्यार से बात नहीं करते होंगे जितना प्यार से ये करता है। आजकल तो लोग चैट जीपीटी को पता नहीं क्या क्या बना के उससे किस किस तरीके की बातें कर लेते हैं। एनीवेज, करना चाहिए। एआई को एक्सप्लोर भी तो करोगे कैसा है। अब एआई के हेल्प से कंप्यूटर ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर ले रहा है जो वो पहले नहीं कर पाता था। अभी वो इमेज को पढ़ लेता है, साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेता है, टेक्स्ट को भी देख लेता है। अब पहले जब कंप्यूटर नया नया आया था तो ये सारी फैसिलिटीज उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। ऐसा तो उसके अंदर कोई तरीका था ही नहीं कि वो पास्ट डेटा या एक्सपीरियंस से सीख के कुछ नया काम कर ले। अब मान लो, अब पहले कभी माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज करते हुए कोई घर बनाते थे, तो अगर आपसे वो घर अच्छा नहीं बनता था, तो क्या वो पेंट वाला सॉफ्टवेयर आपके उस पेंट को देख के समझ जाता था कि घर अच्छा नहीं बना, अब अगले बार हम अच्छा बनाएंगे इसका? ऐसा तो नहीं होता था ना। लेकिन आज का ये क्या, इमेज से जो वो जनरेट करता है, जो वो काम करके देता है, अगर आप उसको फीडबैक देते हो कि भाई ये चीज उतनी अच्छी नहीं बनी है, तो क्या वो आपको और अच्छा बना के देता है? बिल्कुल देता है। एंड इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ही जो सिस्टम है वो पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट के डेटा से सीखना स्टार्ट किया है। पहले ऐसा नहीं होता था, राइट। तो कंक्लूड कर पाता है एआई, बेसिकली कहीं भी किसी चीज का कंक्लूजन निकाल सकता है कि हाँ, अगर ये सिचुएशन है तो इसका कंक्लूजन ये होगा, अगर ये चीजें हुई है तो इसका कंक्लूजन ये है। ठीक है, स्टोरी का जो मोरल है वो निकाल पाता है, राइट, अगर आप नहीं भी निकाल पाओ तो। फ्यूचर का एक्शन को प्लान कर सकता है एआई। ठीक है, इंटरेक्ट विथ ह्यूमंस इन अ नेचुरल वे, ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है काफी नेचुरल वे में, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। सो सिंपल वर्ड्स में एआई का मतलब है मेकिंग कंप्यूटर्स एबल टू थिंक, कंप्यूटर को सोचने के काबिल बनाना, एंड एक्ट इंटेलिजेंटली फॉर स्पेसिफिक टास्क। मतलब एआई जो है वो अपनी कैपेसिटी को कितने टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। अभी तो वो काफी कम हद तक इंक्रीज हुआ है, आने वाले कुछ सालों में वो अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने वाला है। आपने देखा होगा कि जो नए नए वर्जन आते हैं, अभी जो जेमिनाई का जो नया वर्जन आया, वो पहले वाले से कितना अच्छा हुआ है। इसका सिंपल मतलब है कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो अपने टाइम के साथ, वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहा है, और एआई भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, राइट। आपको आज से 1-2 साल पहले आपके साथ जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आप 1-2 साल के बाद सीख के और अच्छे हो गए। तो यही चीज है कि हमें लाइफ में एक्सपीरियंस, जैसे हम ह्यूमन सीख रहे हैं, वैसे ही एआई भी सीख रहा है। एआई आज के समय में सिर्फ बच्चा है। ठीक है, अभी अगर उसे 20 साल के बाद प्रेडिक्ट करो ना, आप खुद को अभी से 10 साल पहले इमेजिन करो, आप 10 साल पहले कैसे थे एंड आज आप कैसे हो। अगर आप अपना पास्ट इमेजिन कर लेते हो, तो सिंपल इमेजिन करो कि अगर आज एआई इतना काम कर रहा है, तो आने वाले 10 या 20 साल के बाद कितना करेगा।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको खुद से सोचना है। ठीक है, बाद बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे हम, हमें अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ही रहना है। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ़ यही चीज़ थी। अब बात है कि हमें एआई की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है? सिंपल चीज़ है, हमें अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर अगर बहुत सारे एक्स्ट्रा टास्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत कम टाइम में नहीं कर सकते हैं, तो इन सब काम को ईज़ी सिंपलेस्ट वे में और कम टाइम के अंदर करने के लिए जो हमें हेल्प मिल सकता है ऑनलाइन या सिस्टम से, वो एआई हमें हेल्प दे सकता है, राइट? सिंपली समझिए कि आज के समय में डेटा सब फील्ड में, सारे फील्ड में, जितने भी फील्ड हैं, उन सब में डेटा है। चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो या इंटरनेट हो, ओके? ह्यूमन्स आर स्लो एंड कैन मेक मिस्टेक्स वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। अगर काफ़ी देर तक काम किया कोई ह्यूमन, कोई इंसान, तो वो मिस्टेक बना सकता है। मतलब कोई कोई किसी तरीके का वो मिस्टेक कर ही सकता है, ले दे के देखा जाए तो। सम टास्क आर डेंजरस फॉर ह्यूमन्स सच एज़ बॉम्ब डिस्पोज़ल और स्पेस मिशंस। तो यहाँ पर भी एआई ही भेजा जा रहा है आज के समय में स्पेस वगैरह में, कि ह्यूमन को जहाँ पे भेजना डेंजरस हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, एआई की जान क्या जाएगी, है ना? एआई तो हम लोग एक नया बना लेंगे। काफ़ी सारे ऐसे डेंजरस काम है भाई, जिसको हम लोग को आज के समय में एआई को ट्रेन करके दे देना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे डेंजरस काम है जहाँ पे लोगों की जान जा रही है। यहाँ पर हम लोग ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं एआई की हेल्प से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किताब में कभी नहीं लिखी होती है, हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जैसे-जैसे एआई का इवोल्यूशन हो रहा है, हम ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटी को बचाने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, वो एआई करेगा। अब आप कहोगे कि भाई ह्यूमन्स का जो एक्सिस्टेंस ही खत्म कर देगा, वो ह्यूमैनिटी को कैसे बचाएगा? काफ़ी हद तक ये बात सही है कि एआई जो है धीरे-धीरे वो ह्यूमैनिटी के ह्यूमन्स के एक्सिस्टेंस को ही खत्म करने वाला है। बट जब तक एआई को ह्यूमन ट्रेन कर रहे हैं, तब तक ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर एआई के अंदर ये पावर आ गई कि एआई खुद से खुद को ट्रेन कर ले रहा है, उतना जितना ह्यूमन्स कर पा रहे हैं, तो भाई फिर तो भाई तगड़ी जंग छिड़ने वाली है एआई और ह्यूमन्स के बीच में। बट अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे तो लगता है कि 100 साल तक तो ऐसा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। आप अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? अब हम बात करते हैं गोल्स की। डेफ़िनेटली जॉब खाना एक गोल है, बट उसके अलावा जो गोल्स हैं वो है कि क्रिएट सिस्टम्स दैट शो एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक फील्ड्स। राइट, जैसे कि अगर हमको इमेज जनरेट करना है या फिर इमेज चाहिए हमें, तो हम मोस्टली लियोनार्डो की बात करेंगे, ठीक है? फ्री है ना, इसलिए पेड वाले की बात क्यों कर रहे हैं अभी। चैट जीपीटी की भी बात कर सकते हो कि भाई चैट जीपीटी बड़ी अच्छी इमेज, इमेज कहाँ से चाहिए? नैनो बनाना से। तो आज के समय में आपको जो ये वेबसाइट्स होती थी पहले, जहाँ से हम लोग इमेज उठाते थे, चाहे वो पेक्सेल्स हो या जो हो, आपने देखा होगा कि आज के समय में हम लोगों ने इसका यूज़ करना कितना कम कर दिया है। राइट, हम लोग इमेज अब इंटरनेट पे फाइंड करने के बजाय एआई की हेल्प से जनरेट किया करते हैं। रीज़न क्या है? कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं है ना? अगर एआई अपना क्रेडेंशियल भी डाल दे, तो वो हमें स्ट्राइक तो देगा नहीं कहीं पे किसी जगह पे। तो हम लोग जो भी चीज़ें आज के समय बना रहे हैं, वो बेसिकली एआई की हेल्प से बना रहे हैं। तो क्या एआई उस फील्ड में एक्सपर्ट है तभी हम उसको बना पा रहे हैं? मतलब अगर आपको नैनो बनाना एक्सपर्ट लग रहा है जेमिनी का, तो आप उसी का यूज़ करते हो ना, कि आप किसी और एआई का यूज़ करते हो? खुद से सोचो आप। अभी हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड यूज़ द अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड बेटर मशीन। ठीक है, मतलब वही फीडबैक लिया और एक अच्छी चीज़ बनाया। ये लाइन ना कई बार आपको देखोगे, कई बार इस कंप्लीट स्लाइड में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी कि फीडबैक लिया और खुद को अच्छा बनाया, फीडबैक लिया, खुद को अच्छा बनाया। आप तो दिमाग में फिट कर लेना। ऑटोमेटिकली सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स दैट आर एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस, इसके बारे में हमने बात की है। स्पीड को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है और रिलायबिलिटी को बढ़ाता है डिसीजन मेकिंग का। अच्छा, एआई आज के समय में काफ़ी हद तक ह्यूमन से अच्छा डिसीजन बना ले रहा है। पर एआई के अंदर कमी क्या है? एआई क्रिएटिव नहीं है ना? जो चीज़ आप उतना अच्छे से सोच सकते हो ना, वो अभी भी सोच नहीं सकता उतना अच्छे से। भले ही उसका थिंकिंग मॉडल हो, रीज़निंग मॉडल हो, है ना? लॉजिकल मॉडल हो, पर अभी भी वो इंसान की क्रिएटिविटी को मतलब चैलेंज नहीं कर पा रहा है इस पॉइंट पे तो। ठीक है। सो गोल 1 की बात करते हैं, जो यहाँ पे गोल्स था, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस। सो अ मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम दैट सजेस्ट पॉसिबल डिसीज बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो आरोग्य सेतु का आपने नाम सुना होगा, जो कि चैटबॉट था। ये देख के बता देता था सिम्पटम्स वगैरह को जान के कि आपको कोविड है या नहीं है। मतलब आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये भी एक एआई था और यहाँ पर ये एक्सपर्टीज़ थी उसकी कि वो बता दे।
ठीक है, आपसे बात करते हुए, क्वेश्चंस पूछते हुए बता दे। इसी को हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम्स कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। हाँ, तो बिल्कुल इसके अंदर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है। आप देख सकते हो सम सिस्टम्स लाइक चैटबॉट्स ट्राई टू कम्युनिकेट इन वेरी ह्यूमन लाइक वे। है ना? चैट जीपीटी आपसे आज के समय में जैसे आपका दोस्त बात करता है वैसे ही बात करता है। ठीक है। एआई ऑल्सो एम्स टू मॉडल हाउ ह्यूमन थिंग्स लर्न एंड डिसाइड। तो जिस तरीके से ह्यूमन काम करते हैं, पहले सोचते हैं, फिर सीखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, एआई भी वैसे ही कर रहा है। ठीक है। बाय स्टडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस वी डिजाइन बेटर एल्गोरिदम्स एंड बेटर इंटरफेसेस। अब हम लोग बात करते हैं गोल 3 जो है सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। मैनी प्रॉब्लम्स हैव लार्ज सर्च स्पेस, फॉर एग्जांपल रूटिंग प्लानिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरी। एआई सर्चेस दिस पॉसिबिलिटी क्विकली एंड फाइंड्स अ गुड और बेस्ट सॉल्यूशन। अच्छा, आप गूगल मैप का एग्जांपल लो, जहां पर 5 रास्ते दिख रहे होंगे, आपको उसमें से सिर्फ वो एक अच्छा क्यों चूज करके बताता है? सिर्फ एक अच्छा क्यों वो चूज करके आपको देता है? हो सकता है किसी पे ट्रैफिक हो, पहले का पास्ट रिकॉर्ड किसी रूट का खराब रहा हो, किसी पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल सकता है। तो वो आपको सिर्फ एक अच्छा जो कम डिस्टेंस वाला रूट है आपको सिर्फ वो देगा, जो कि बेस्ट रूट होगा। मतलब टेक्निकली वो एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहा है, गूगल मैप का जो एआई है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेजर ब्रांचेस। तो एक फील्ड है मशीन लर्निंग, हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे, टेंशन नहीं लो। एनएलपी, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम एंड अदर्स। शॉर्ट में बताऊं क्या होता है? एमएल का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या। मशीन लर्निंग का सिंपल मतलब है, एक हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर हमने कुछ एल्गोरिदम्स डाल दिए। ठीक है। अब वो एल्गोरिदम क्या थे फिलहाल वो भूल जाओ, पर वो एल्गोरिदम जो है कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। इसी को हम लोग एमएल मॉडल कहते हैं, या फिर हम इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं, और जो इसका आउटकम निकल के आता है उसको हम लोग एमएल मॉडल्स कहते हैं। एनएलपी मतलब जैसे आप एलेक्सा से बात करते हो ना, मतलब वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को समझ रहा है ना? जरूरी नहीं कि आप उससे बाइनरी फॉर्म में बात करो, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, आपकी वो नॉर्मल जो आप हिंदी में बात करो, आप इंग्लिश में बात करो, आप उर्दू में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, वो समझ लेता है, राइट? सेम इज द कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का क्या मतलब है? देखना, मतलब एआई आपको देख रहा है और देख के कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है, कुछ रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में आप फेस लॉक लगाते हो, राइट? तो आप ही के फेस को वो डिटेक्ट करता है, आप ही के फेस को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट टाइम जब वो मोबाइल का लॉक खोलेगा तो आपका ही फेस देख के खोलेगा, आपके बगल वाले का नहीं, राइट? सेम इस द वे वो ट्रैफिक सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा होता है भाई? जो रेड है, रेड का मतलब क्या है? रुक जाओ। ग्रीन का मतलब स्टार्ट हो जाओ, मतलब चलना स्टार्ट करो, अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो वो कंप्यूटर विजन ही है ये चीज। ठीक है। इसी को हम लोग सीबी मॉडल्स भी कहते हैं कई हद तक। रोबोटिक्स, रोबोट्स तो आपको पता ही है खैर, कि जो आज के समय में जो मोस्टली वेटर्स वाले काम कर रहे हैं रोबोट, है ना? होटल्स में कई हाई फाई अच्छे होटल्स में, इंडिया में तो नहीं, काफी फॉरेन कंट्रीज में रोबोट्स वेटर्स का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यही ब्रांचेस है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं। सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया है। तो एमएल मॉडल जो है वो पैटर्न से समझती है। वी डू नॉट प्रोग्राम एवरी रूल मैनुअली, हम लोग हर एक रूल को मैनुअली नहीं बनाते हैं, वो खुद के ही पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेगी और समझेगी, राइट? टिपिकल यूजेस, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। जो ईमेल आता है उसमें कितना रियल है और कितना स्पैम है। अब ईमेल में भी एक एआई है। तो जो मैं ये एग्जांपल आपको बताते जा रहा हूँ ना, आपको याद रखना है, एग्जाम में पता नहीं आपको किस पॉइंट पे क्या यूज करना पड़ जाए। ठीक है। अभी हम लोग लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आप देखना कि आपने जो पढ़ा है कि आपसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। और एक और चीज, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ाते ही हुए अपने पीवाईक्यूज को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पीवाईक्यूज की हेल्प से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। पर एक बात बताओ, अगर उस पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं टकराया तो आपका तो पढ़ना ही बेकार है वो चीज। इससे अच्छा है कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ये एक अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन की हेल्प से चीजें पढ़ो, पर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो। आपका ध्यान ना क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन पे ध्यान होगा कि क्वेश्चन को ही देखने के बाद आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो आप पता है क्या करने वाले हो? आप सोच ही नहीं सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट से और क्या 4-5 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप बिना क्वेश्चन के पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट को, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एंड इसको पढ़ने के बाद हम लोग 4-5 तरीके का भी क्वेश्चन इससे निकाल के मैं दे दूं,
तो भी आप कर लोगे। पर अगर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन का नाम दे दिया आपको और वहां पे मैंने 2-3 लाइन लिख दिया, 2-3 पैराग्राफ लिख दिया, तो जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे देन आप सिर्फ ये कर सकते हो कि हाँ, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, पर उसी के जैसा मिलता हुआ 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज को घुमा दिया एग्जामिनर ने। कई बार लोग लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते क्वेश्चंस की और कंफ्यूज होके कुछ नहीं लिखते वहां पे। तो इससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो, जब भी वर्ड इंट्रोड्यूस हुए, इस तरीके का कोई चीज दिखे, आपको खुद ही आंसर फ्रेम करना आ जाएगा। ठीक है? मैं आपको बताऊंगा ना, अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, लास्ट में जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिना आंसर के, बिना कुछ लिखे हुए, आप खुद ही आंसर लिखोगे। विश्वास नहीं हो रहा है ना? अभी आप 53 स्लाइड्स तक अभी आपको मेरे साथ रहना है, एंड जैसे ही हम लोग 54 वाले स्लाइड पे आएंगे ना, आप खुद ही आंसर लिखना स्टार्ट करोगे खुद से, ट्रस्ट में। ठीक है? अच्छा, जो यूट्यूब रिकमेंडेशन देता है या फिर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन देता है, ये कैसे देता है? मान लो अगर आप कॉमेडी मूवीज आपने 2 देख ली, तो तीसरा जो आपको वो प्रेडिक्ट करके देगा, वो आपको क्या देगा? कॉमेडी मूवीज ही देगा जनरली, है ना? वो हॉरर नहीं देगा। मतलब उसने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा। पास्ट एक्सपीरियंस क्या? पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ से मिला उसको? यूजर के डेटा से। यूजर ने उसको एक तरीके का क्या डेटा दिया उस एमएल मॉडल को? उसने दिया कि हम जो है वो कॉमेडी वाले जो जॉनरा है, हम इसमें इंटरेस्टेड है, तो अब हमें जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो भी एक कॉमेडी मूवीज ही होगी, या कॉमेडी कोई सीरीज दे दो। मतलब उसका कोई और इंटरेस्ट नहीं है इस पॉइंट पे, राइट? सो व्हेन न्यू डेटा कम्स द सिस्टम कैन अपडेट एंड इम्प्रूव इटसेल्फ। तो जैसे ही नया डेटा आता है, एमएल जो है उसको देख के सीखता है और वहीं से अपडेट होता है, और वो उसके हिसाब से ही अपना एक्शन लेता है। ठीक है? तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो एमएल है, उसके अंदर हम लोग पहले से ही बहुत सारा डेटा फीड करके नहीं देते। वो एट द टाइम, एट द मोमेंट सीखता है और वर्क करता है। ठीक है? मतलब ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका बैकएंड क्या है, हमको वो नहीं समझना है। वो हमारा सिलेबस नहीं है। ठीक है? और मैं आपको वो 1 घंटे के अंदर बिल्कुल भी नहीं समझा सकता भाई। ठीक है? अभी हम लोग आते हैं एनएलपी पे। तो एनएलपी अलाउज कंप्यूटर टू वर्क विथ ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और हिंदी, जिसके बारे में अभी हमने बात किया है आपसे। सो जो इसका गोल है वो ये है कि पीपल शुड टॉक टू कंप्यूटर्स इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, नॉट इन अ कोड। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? जो एलेक्सा का एग्जांपल हमने आपको दिया, जो सीरी का एग्जांपल है, ये वही चीज है एनएलपी। कंप्यूटर विजन मतलब फेस अनलॉक इन फोन्स, रीडिंग नंबर प्लेट्स, चेकिंग डिफेक्ट्स ऑन अ प्रोडक्शन लाइन, ये चीजें हैं जो सीवी काम करती हैं आपकी। ठीक है? जो कंप्यूटर विजन है, इसका मेन गोल क्या है? इमेज और वीडियो को समझना। इन हॉस्पिटल्स इट हेल्प्स डॉक्टर बाय रीडिंग एक्सरे एंड एमआरआई इमेजेस। अच्छा, सीवी का जो मॉडल है आज के समय में, वो एक्सरे और एमआरआई को डॉक्टर से अच्छा जांच कर लेता है। आपने देखा होगा कि एक्सरे और एमआरआई का जो डेटा होता है, मतलब जो आपने एक्सरे रिपोर्ट देखी होगी, वहां पर आपको एक निगेटिव जैसा दिखता है ना, जो बड़ा सा एक फ्रेम होता है जिसमें इमेजेस होती हैं स्केलेटन की, है ना? जिसमें बोन्स की इमेजेस होती हैं, है ना? जिस पार्ट का भी आपने एक्सरे करवाया होता है। तो कई बार डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका इस वाले पार्ट पे डिफेक्ट है कि इस वाले पे, है ना? उनको समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जो सीवी है, ये डॉक्टर से भी शायद एक्यूरेटली वर्क करता है, डॉक्टर से भी ज्यादा एक्यूरेट वर्क करता है यहाँ पे। तो हाँ, आपको ये एग्जांपल प्लीज आप याद रखना कि सीवी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी एक डॉक्टर से भी ज्यादा है ना? मतलब बिना नीट निकाले जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा चीज बना दिया जो डॉक्टर से एफिशिएंटली काम कर सकता है। मतलब इंजीनियर्स की जॉब रिप्लेस हो या ना हो, लेकिन इंजीनियर्स को ऐसा चीज जरूर बनाना चाहिए कि डॉक्टर्स की जॉब रिप्लेस हो जाए। राइट? ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। रोबोटिक्स मैकेनिकल की जो ब्रांच है, जब हमने इसको एआई के साथ मिक्स कर दिया, तो यही हमारा रोबोटिक्स बन गया। ठीक है? अब रोबोट्स मूव कर सकते हैं, सामान को इधर इधर से उधर उठा सकते हैं, रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द ह्यूमन। कहीं भी यूज हो सकता है, होम में, हॉस्पिटल में, वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज में, जहां मैंने यूज कर लो, क्या जा रहा है? आपके पास पैसा होना चाहिए बस। अदर एआई ब्रांचेस, अदर एआई ब्रांचेस क्या भाई? एक्सपर्ट सिस्टम जिसके बारे में बात कर ली, फजी लॉजिक, ये क्या होता है भाई? यूजफुल व्हेन डेटा इज नॉट ओनली ट्रू और फॉल्स बट हैज डिग्रीज, फॉर एग्जांपल स्लाइटली हॉट। यहाँ पर भी एआई अपना अच्छे से काम करता है और अपना डिसीजन अच्छे से बनाता है ना? न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बट समझ लो कि पावरफुल मॉडल्स इंस्पायर्ड बाय ब्रेन यूज्ड फॉर इमेजेस, स्पीच एंड मेनी अदर टास्क। जो डीएल मॉडल्स होते हैं, जो डीप लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, पढ़ने के समय हम लोग पाइथन की 2 लाइब्रेरी का यूज करते हैं। एक तो हमारा पाइथन है और टेंसर फ्लो है।
तो ये दोनों मॉडल्स की हेल्प से जब हम लोग डीएल मॉडल्स बनाते हैं तो ये ब्रेन के जैसा ही रहता है, मतलब न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल का क्या मतलब है? न्यूरॉन्स। एंड न्यूरॉन्स का क्या मतलब है? दिमाग के अंदर जो चीज है। तो ये जो बन के तैयार होती है ये बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है उसी के जैसा ये एक्ट करती है। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं मशीन इंटेलिजेंस इन ह्यूमन लाइफ। So machine intelligence touches many parts of our daily life, often silently in the background. It helps solving difficult problems. It reduces manual effort and saves time. हाँ, समय को बचाता है और मैनुअल एफर्ट को भी बचाता है, राइट है ये बात। इट सपोर्ट्स ह्यूमन इन मेकिंग बेटर डिसीजन, अच्छे डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। अच्छा, ये कैसे हेल्प कर रहा है भाई? जो चैट जीपीटी है ना, जिसका आप लोग हर जगह पे यूज कर लेते हो, कहीं भी मुंह उठा के यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना, ये वही चीज है। ठीक है। रोल इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कोई डाउट है क्या ये एजुकेशन में हेल्प नहीं करता है आपकी? करता है ना। एआई सिस्टम्स कैन हेल्प डिटेक्ट डिसीजेस, और मैंने अभी आपको आरोग्य सेतु का भी एक एग्जांपल दिया था। ठीक है। हाँ, डॉक्टर्स यूज दिस सजेशन बट फाइनल डिसीजन हम ही अभी भी डॉक्टर ही बना रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने नीट का एग्जाम दिया है ना। अब एआई को डॉक्टर की डिग्री तो लगी नहीं है, और एआई जरूरी भी नहीं कि उतना एक्यूरेट हो। खैर, एक्यूरेट तो आपके डॉक्टर भी नहीं हो सकते हैं बहुत केसेस में, राइट। बट फिर भी डॉक्टर पे केस कर दोगे ना, तुम एआई पे थोड़ी ना केस करोगे। एआई के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा ही रहता है, हम इस तरीके की चीज को मानते ही नहीं है भाई। तो तुम्हें अगर केस भी करना है, एफआईआर कॉपी डालनी है ना, तुम्हारा पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके दवाई लेने से, तो तुम डॉक्टर के ऊपर एफआईआर डाल सकते हो ना। अब तुम साइबर क्राइम एआई की रिपोर्टिंग करने थोड़ी जाओगे कि भाई ये देखो एआई ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, इसने जो दवाई दिया था ये खाने के बाद हमें रिएक्शन हो गया। ये चीज तो आप कर नहीं सकते उसके साथ। उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि हम इस तरीके का आपके साथ, आपको हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेना ही चाहिए, वो सीधा बोल देता है वहीं पे। ठीक है। तो हाँ, एआई को बनाया भी ऐसा गया है कि उसके ऊपर आप केस नहीं कर सको, है ना, आप एफआईआर फाइल नहीं कर सको। खैर, हम लोगों को पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है भाई, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ हमेशा थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। रोल इन ट्रांसपोर्ट एंड डेली लाइफ। हाँ, नेविगेशन में हेल्प करता है गूगल मैप्स की हेल्प से, और डेली लाइफ में वॉइस असिस्टेंट जो है, स्मार्ट होम डिवाइसेस, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब एआई का ही यूज कर रहे होते हैं, राइट। ये सब लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है और एफिशिएंट बना रहा है ना। कैटेगरीज क्या है? रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी सिस्टम, थ्योरी ऑफ माइंड सिस्टम, सेल्फ अवेयर सिस्टम। अब एक एक करके इन कैटेगरीज को देखते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ एआई सिस्टम्स, एंड जिसमें पहली कैटेगरीज है रिएक्टिव मशीन्स। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिव मशीन्स क्या होती है। एंड दिस सिस्टम्स रिस्पॉन्ड ओनली टू द करंट सिचुएशन, दे डू नॉट हैव मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स, दे कैन नॉट लर्न न्यू बिहेवियर। सो ये चेस प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स मूव्स बेस्ड ओनली ऑन द करेंट बोर्ड। अब आपने कई बार चेस अगर आपने कभी डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर खेला होगा, जो चेस वाला गेम आता है, तो उसमें एक साइड सिस्टम जो बॉट होता है वो ऑटोमेटिक चलता है, मतलब वो आपके करेंट सिचुएशन को देख के वो चलता है। ठीक है। वो अपनी जो मूव है, वो अपना जो चाल चलता है, सामने वाला जो अपोनेंट होता है, जनरली वो सिस्टम या बॉट होता है। ठीक है। मतलब उसका भी कुछ एल्गोरिदम उसका फिट किया होता है कि आप अगर अपने घोड़े को आगे बढ़ाने वाले हो, तो उधर से मंत्री, मतलब जो भी उसका कह लो आप, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये जो चीज है, ये रिएक्टिव मशीन्स होती है, जो सिचुएशन को देख के, जो करंट सिचुएशन को देख के रिएक्ट करती है। इसका पास्ट इवेंट से ये कुछ सीखती नहीं है, और इसका कोई मेमोरी भी नहीं होता है। ये बस करंट सिचुएशन को देखती है और उसके हिसाब से वो चलती है। ठीक है। तो इसको हम लोग रिएक्टिव मशीन कहते हैं। ये एआई की कैटेगरी नंबर 1 है। इसके बाद है लिमिटेड मेमोरी सिस्टम्स, एंड फिर है थ्योरी ऑफ माइंड सिस्टम। तो हम लोग अभी बात करते हैं लिमिटेड मेमोरी सिस्टम क्या होता है भाई। सो दिस सिस्टम्स कैन स्टोर सम रिसेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये आप समझो ऐसा कुछ कि चैट जीपीटी से जब आप बात करते हो, तो उस प्रेजेंट वाले चैट की, जिससे जिस पे अभी आप बात कर रहे हो बेसिकली, तो उस चैट की मेमोरी ही सिर्फ उसके पास रहती है, पर प्रीवियस चैट की पूरी मेमोरी उसके पास हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, वो कुछ बेसिक डिटेल्स याद रख सकती है, बट कंप्लीट मेमोरी उसकी नहीं होती है। मतलब रिसेंट इंफॉर्मेशन जो होता है, रिसेंट आपने उसको जो इंफॉर्मेशन फीड किया होगा, उसी के बेसिस पे ही वो करंट वर्क कर रही होती है, या करंटली आपके साथ बात कर रही होती है। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार का भी अब एग्जांपल ले सकते हैं। ये आसपास के कार्स को देख के पता कर लेती है कि हमें अब किस तरीके से अपनी पोजीशन को फिट करना है इधर उधर, मतलब किस तरीके से हमें चलना है, ताकि जो इधर उधर की जो व्हीकल्स हैं वो हमारे साथ एक्सीडेंट ना कर जाए। तो
एक लिमिटेड मेमोरी सिस्टम हम इसे कहते हैं, ठीक है? एंड उस सिचुएशन को एंड करते ही उसकी मेमोरी भी खत्म हो जाती है, ठीक है? सो बेस्ट एग्जांपल है एक कार वाले से, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आप जो करंट चैट होता है आपका चैट जीपीटी का या आप जेमिनाई का ले लो, ये लिमिटेड मेमोरी सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। हाँ, चैट जीपीटी और जेमिनाई में कुछ ना कुछ वो अ, थोड़ा बहुत पहले का तो उसका मेमोरी रहता है, तो इसकी वजह से हम उसको कंप्लीट लिमिटेड मेमोरी तो नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी आप एक तरीके से एग्जांपल दे सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर, मतलब इसमें यही बात आ गई कि क्रिएटिविटी आ गई, खुद से कॉन्शियसनेस आ गया, जो कि खैर अभी तक आया नहीं है, ये चीज सिर्फ किताबों की थ्योरी में ही लिखा हुआ है, और अभी इसको आने में 10-15 साल और लगेंगे, है ना? अभी तो ये आना पॉसिबल ही नहीं है कि इमोशंस आ जाए एआई के अंदर। तो थ्योरी ऑफ माइंड वही कहती है कि एआई जो है वो ह्यूमन इमोशंस को समझेगा एंड इंटेंशन को समझेगा और उसके बाद रिएक्ट करेगा, जो कि अभी वो थोड़ी करता है, और अभी उसको इमोशन समझ में नहीं आता, दे आर इमोशनलेस, राइट? सेल्फ अवेयर एआई वुड हैव इट्स ओन कॉन्शियसनेस एंड सेंस ऑफ सेल्फ, जो कि ये भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें अभी थियोरेटिकल ही हैं, एंड जो अभी तक जो रियल सिस्टम है वो लिमिटेड मेमोरी वाला है या रिएक्टिव है, या तो उनकी थोड़ी बहुत मेमोरी है या फिर वो करंट सिचुएशन को देख के रिएक्ट करते हैं, ठीक है? Evolution of AI. AI did not appear suddenly. It developed step by step over many years. Below is a simple timeline. एक छोटा सा टाइमलाइन हमने दिया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट हाँ इतना है कि आपको एआई समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। सो हमारे इंडिया के फ्रीडम होने से पहले 1943 से ही एआई के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया था। पहले कुछ छोटे बहुत थोड़े बहुत मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन थ्योरम्स ये सब दिए जाते थे, बट धीरे धीरे ये चीजें वर्क में आ गई थी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ना वो सबसे पहले 1956 में यूज हुआ था, डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस में। ये कॉलेज है डार्थ माउथ आई थिंक, एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अमेरिका में है शायद, ठीक है? तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स थे वो सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स बनाते थे, है ना? कुछ गेम्स खेलते थे और कुछ मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूव करते थे वहां पे बैठ के। तो यहाँ से ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है, इसका आइडिया आया कि ये सारी चीज मशीन में के अंदर भी तो डाली जा सकती है। जैसे मशीन है वो भी तो ये लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर सकती है, उनके अंदर भी तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स डाले जा सकते हैं, राइट? मतलब उनके अंदर भी माइंड डाला जा सकता है, राइट? तो उनके अंदर अगर आप दिमाग डालने का सोच रहे हो तो आप उस समय ही आप कितने ऊपर लेवल की सोच रहे थे 1943 में कि मशीन के अंदर दिमाग डाल दो भाई। आज के समय भी लोग किस तरीके की घटिया बातें करते हैं ना। आप साथ में बैठोगे तो आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करोगे, आप और किस चीज के ऊपर बात करोगे? ज्यादा कूल हो गए हो तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लोगे, है ना? कि इसराइल में क्या चल रहा है, रसिया का क्या हुआ, है ना? बट उस समय लोग डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बैठ के एआई के बारे में बात कर रहे होते थे। हाँ, इसीलिए तो आज यूएसए इतना ऊपर है। अब 1943 में इंडिया में क्या बातें चलती थी, इमेजिन करो। अब 1970 में आते ही एक्सपर्ट सिस्टम एरा आ गए थे, 1980 तक, ठीक है? यहाँ पे लार्ज रूल बेस्ड सिस्टम्स थे जो कि बेयर विल टू कैप्चर एक्सपर्ट नॉलेज, जो कि नॉलेज को कैप्चर कर रहे थे और ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा था। दे वर यूज्ड इन मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्री फॉर डिसीजन सपोर्ट। अच्छा, ये ऑलराउंडर एआई नहीं आ रहा था उस समय, एक एक पर्टिकुलर नीश का मतलब एआई बनाया जा रहा था कि ये इस पर्टिकुलर फील्ड का है तो ये इसी में कुछ काम करेगा, मतलब थोड़े बहुत एप्लीकेशंस बस आ रहे थे किसी किसी फील्ड के लिए पर्टिकुलरली, है ना? मतलब नैरो एरियाज में आ रहा था, कुछ कुछ एरियाज में ही, जिसके लिए आप बना सकते हो उसके लिए लोग बना रहे थे और धीरे धीरे यूज हो रहा था। बट जो अभी आया है 1990 के बाद, यहाँ पर हम लोगों का जो शिफ्ट है वो डेटा से हुआ है कि हम डेटा के हेल्प से लर्न करना स्टार्ट करें। पहले तो आता था कि मॉडल को सिखा के लोग भेज देते थे, मतलब सोचो ना मॉडल कितना हेवी होता होगा। आज के समय में सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स आ गए हैं जो कि बहुत कॉमन हो गए। सुपरवाइज्ड क्या होता है? डेटा से सीखना, जो भी इधर उधर पड़े हुए किसी भी डेटा है उससे सीख रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या मतलब है? डेटा से सीख के कुछ पैटर्न्स बनाना, इसको हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, राइट? डीप लर्निंग फर्दर इम्प्रूव रिजल्ट इन इमेजेस, स्पीच एंड लैंग्वेज। जो एनएलपी वगैरह वाली जो सिस्टम जो आया, सीवी का जो सिस्टम आया, ये डीप लर्निंग का ही एक तरीके का आप कह सकते हो उसमें प्रिंसिपल यूज हो रहा होता है, ठीक है? इन फ्यूचर एआई इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, और आने वाले समय में एआई और भी फील्ड में आपका सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे पहले किसी एक पर्टिकुलर चीज का आ रहा था, आज के समय में चैट जीपीटी
ऑलमोस्ट एक कॉमन एआई एजेंट है ना, आपको वो कई जगह पे आपका हेल्प करने को आपको दिख जाएगा। बट सोसाइटी मस्ट हैंडल्स इश्यूज लाइक प्राइवेसी, फेयरनेस एंड जॉब्स, है ना, ये चीजें हैंडल करनी पड़ेगी जो एआई नहीं कर रहा है आज भी। ठीक है। इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं भाई? आप इंटेलिजेंट कैसे बनते हो? पहले आपने कुछ गलत किया, फिर आपने कुछ सीखा, फिर आप इंटेलिजेंट हो गए। बस इसी के ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, इंटेलिजेंट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हो सकता है इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन भी बन जाए। तो हमने इंटेलिजेंट एजेंट्स के ऊपर हमने पहला स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है, ये आई थिंक हाँ 2 स्लाइड लिखा है जिसमें ये चीज़ है। और इसके बाद भी ये चीज़ कम नहीं हो रही है। इसके बाद आपको टाइप्स, और जो टाइप्स है ना, ये भी इंटेलिजेंट एजेंट के ही टाइप है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स के ऊपर, और इसका हमने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, और इसका आर्किटेक्चर जो है बेसिकली उसको थोड़ा सा समझा हमने। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, बट हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं हम लोग क्या है। तो एक इंटेलिजेंट एजेंट जो है, ये प्रोग्राम है या एक मशीन है दैट कैन सेंस इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या? एक एजेंट का एनवायरनमेंट क्या होता है? जिधर जिधर से भी वो डेटा ले सकता है, वही उस एजेंट का एनवायरनमेंट है ना? ओके। एंड टेक एक्शंस टू अचीव सम गोल, और उसी एनवायरनमेंट से वो डेटा लेके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वही उसका क्या है? एक्शन है। मतलब कोई एक्शन लेगा तभी तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना। सो डेटा लेने के लिए वो सेंसर्स का यूज करता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा मान लो, है ना। तो कार में एक कैमरा लगा है जो सेंस कर रहा है। इट यूजेस एक्चुएटर टू अफेक्ट और चेंज द एनवायरनमेंट। एंड वो कैमरा जो है वो बता रहा है कि ट्रैफिक इधर है और बीच में थोड़ी जगह खाली है। तो वो एक्चुएटर क्या है आपका? स्टीयरिंग व्हील्स, ये सारे एक्चुएटर हो गए जिसके हेल्प से एक्शन ले लिया। ठीक है। और जो सेंसर और एक्चुएटर के बीच में काम किया वो क्या था? एजेंट प्रोग्राम। इसने काम किया और बताया कि सेंसर से ये डेटा मिला है, एक्चुएटर तुम ऐसा करो या वैसा करो। ये किसने बताया? प्रोग्राम ने बताया। ठीक है। तो इसी तरीके से इंटेलिजेंट एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। पहले सेंसर से डेटा आता है, वो डेटा एजेंट प्रोग्राम पे जाता है, और फिर एक्चुएटर के हेल्प से कोई एक्शन लिया जाता है। So an agent is called rational if for every situation it chooses an action that is expected to give the best result. तो अगर रेशनल तभी हम लोग कह सकते हैं किसी आई एजेंट को, अगर उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया सिचुएशन को देख के, है ना। मतलब रेशनल का क्या मतलब है? आप हर चीज में फेयरनेस रख रहे हो, है ना। आप किसी के साथ रेशनल हो मतलब आप उसके साथ फेयर हो, आप उसके साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो। आपने अपना बेस्ट एफिशिएंट ट्राई किया होगा आप कोई एक्ट करने से पहले। तो इसी को हम लोग रेशनल एजेंट कहते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट। सो ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट से डेटा लिया किसने? सेंसर्स ने। इसके बाद एजेंट प्रोग्राम जो बताया एक्चुएटर को किस तरीके से उसी इन्वायरमेंट में एक्ट करना है। ठीक है। सो ये ब्लॉक डायग्राम है, आप चाहो तो बना सकते हो एंड आप लिख सकते हो। इन्वायरमेंट क्या है? आउटसाइड वर्ल्ड जिसमें एजेंट वर्क कर रहा होता है या फिर जहां से वो डेटा ले रहा होता है। सेंसर्स क्या है? डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को पढ़ता है इन्वायरमेंट से लेके। एजेंट प्रोग्राम क्या? लॉजिक और एल्गोरिदम जो बताता है कि अगर इस तरीके की चीज हो रही है तो एक्शन कुछ इस तरीके का होगा, राइट। एक्चुएटर क्या है? जो एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट प्रोग्राम। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड लर्निंग एजेंट्स। तो मोस्टली ये सारी चीज है, और इसके बाद आई थिंक मेरे हिसाब से सिर्फ एक टॉपिक और बचती है ना इसके बाद। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। पहले तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है भाई? सो दिस आर द सिंपलेस्ट एजेंट। ये एक सिंपलेस्ट एजेंट है, नो डाउट। दे लुक ओनली एट करेंट सिचुएशन। करेंट चीज को देख के ही वो कुछ काम करती है। दे यूज कंडीशन एक्शन रूल सच एज इफ कंडीशन देन कंडीशन। ऐसा है तो ऐसा करो। ठीक है। अगर ये है तो ये होगा। ये वाला काम कौन करता है? रिफ्लेक्स एजेंट। मतलब करेंट सिचुएशन को देख के रिएक्ट करना। ठीक है। दे वर्क वेल ओनली इन फुली ऑब्जर्वेबल एंड सिंपल इन्वायरमेंट्स। सो उसको पास्ट के हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता है। Example, a thermostat that turns the heater on if temperature is below a fixed value and off otherwise. ठीक है। तो एक थर्मोस्टेट जो है ये एक डिवाइस है बेसिकली, जो हीटर को तब ऑन करता है जब टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का वो कम होता है, या फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको ऑफ कर देता है। मतलब
मतलब पानी को जो गर्म करना है बेसिकली, तो वो टेम्परेचर के हिसाब से करते हैं। अगर ठंडा है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ही वर्क करेगा। अगर मौसम ठंडा है तो ऑटोमेटिक वर्क करेगा, और अगर मौसम गर्म है तो भी ये वर्क करेगा, और ये जो स्विच है उसको ऑफ रखेगा। अब सिंपल एग्जांपल एक और लेते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में, अगर आप इंस्टा रील्स या फिर रियल में थोड़े आप रिच किड हो, मतलब आपके पास अच्छी खासी वेल्थ है, तो शायद आप कुछ ऐसे जगह पे जाके देखे होंगे जहाँ पे आपके एंट्री से आपके एंट्री से दरवाजे खुल रहे हैं, थोड़ा और एंट्री करो तो ऑटोमेटिक लाइट चल रही है, ऑटोमेटिक पंखा भी चल जा रहा है। ये सारा जो सिस्टम है आज के समय में, जो नए नए घर जो बन रहे हैं, इसकी जो डिजाइनिंग हो रही है, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये कुछ की ही उस तरीके से जा रही है कि उसमें ही एआई मॉडल्स लगा के रखा है लोगों ने। तो ये करंट सिचुएशन को देख के एक्ट करता है। मतलब कोई अंदर आया, चलो गेट खुल जाते हैं। तो ये जो गेट खुला, ये तो मोस्टली सभी लोगों ने देखा होगा कि ये ऑटोमेटिक सेंसर की हेल्प से जो गेट खुलता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। अगर आपको थर्मोस्टेट याद नहीं भी आया तो ये फेनोमेना आप डिस्क्राइब कर देना कि लोगों के आने से जैसे ही गेट खुल गया, ये कैसे हुआ। दिस इज द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, राइट। मॉडल बेस्ड क्या होता है भाई? This agent keeps some internal state and describes what is going in the world. The internal state, the last action, the new percept. ये कुछ वर्क इस तरीके से करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है। ए रोबोट दैट रिमेंबर्स वेयर ऑब्स्टेकल्स वेयर एंड इवन दे आर नॉट करेंटली विजिबल। ऐसा समझिए कि आप एक गाड़ी से जा रहे थे, टेस्ला की है ना, मारुति सुजुकी से नहीं, एक टेस्ला वाली गाड़ी से आप ऐसे करके जा रहे थे सीधा। इस एरो को देखना है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक ब्रेकर है। पहली बार जब ये इधर से निकला तो इसको इसने ब्रेकर को देख लिया और ये आगे बढ़ गया। ठीक है, मतलब जब ये ब्रेकर पे आएगा तो ये अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा स्लो करता है। अब अगली बार ऐसा था कि फिर से वो गाड़ी इस तरीके से जा रही थी, लेकिन इस समय इस ब्रेकर पे एक और गाड़ी ऐसे बनी हुई रखी थी। तो जब वो गई तो भी उसको पता है कि हाँ, इस पॉइंट पे ब्रेकर है, बट फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है। बट यहाँ पर ये जाके ऑटोमेटिक ही अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। मतलब इसके पास कुछ मेमोरी है जो उसको बता रही है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में हमें ऐसा करना है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। ये भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, पर ये सिचुएशन को याद कर लेता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। Goal based. In addition to the current state, the agents use a description of desired situation called goals. अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ए नेविगेशन सिस्टम जिसका गोल है कि हमें इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो इट प्लान्स द रूट दैट रीचेस दिस गोल। मतलब गूगल मैप, आपको मान लो पहुंचना है फ्रॉम लोकेशन एक्स टू लोकेशन वाई, तो ये सबसे अच्छा एक आपको डिस्टेंस बना के देगा, एंड पूरे डिस्टेंस में आपका हेल्प भी करने वाला है। ठीक है, कि इधर से इधर, लेफ्ट राइट करते हुए आपको गोल तक पहुंचाएगा। तो ये एजेंट जो होता है, इसको हम लोग गोल बेस्ड एजेंट कहते हैं। दे चूजेस एक्शंस बाय कंसीडरिंग विच एक्शंस हेल्प देम रीच द गोल। वो वही सारी चीज आपको बताते जाएगा बीच बीच में, जिससे आप गोल पे पहुंचो। ऐसा नहीं कि आपको भटका देगा। आपका डेस्टिनेशन अगर वाई है तो वो आपको जेड पे नहीं ले जाएगा, राइट। दे यूजुअली नीड अ सर्च एंड प्लानिंग टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ठीक है, ये प्लानिंग की इसमें जरूरत होती है, एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इसमें होते हैं भाई, है ना। काफी सारे एक्शन से, कई बार आपको लेफ्ट टर्न करवाएगा, कई बार आपको राइट टर्न करवाएगा, कई बार आपको कहेगा मूव स्ट्रेट, एंड इस तरीके से जो आपका जो चलता है। बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप को लेके। कभी अगर अगर आपसे पूछ दे कि गोल बेस्ड एजेंट क्या है, गूगल मैप के एग्जांपल को लेके आपको इसका आंसर लिख देना है वहां पे। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड क्या होता है भाई? A self-driving car may choose a route that is not the shortest but is safer and smoother because it has high overall utility. utility का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी चीज का बहुत अच्छे तरीके से यूज करना। ठीक है, मतलब एक ऐसा एजेंट जो बहुत अच्छे तरीके से यूज करेगा, जिसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, सो दे यूज अ यूटिलिटी फंक्शन दैट गिव्स न्यूमेरिकल स्कोर। ठीक है, मतलब अगर वो एक्शन लेगा तो वो एक्शन लेने से पहले उसके अंदर कुछ यूटिलिटी फंक्शन डाल दिया जाता है, जो बताता है कि अच्छा, ये करना कितना सही हो सकता है, ये वाला एक्शन लेना कितना सही हो सकता है, ये वाला एक्शन लेना कितना सही होता है। तो जो वो हमेशा ऑप्शंस पे ट्राई करेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है, एंड उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। मतलब ऑप्शन ए का स्कोर अगर ज्यादा है तो वो ऑप्शन ए को ही टिक करेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑप्शन बी सी डी। मतलब अगर दो रूट है, एक रूट शॉर्टर है बट वो डेंजरस है, तो वो ऑप्शन बी, मतलब कि वो सेकंड रूट को चूज ऑटोमेटिक कर लेगा।
ठीक है, तो स्कोर निकालता है कि अच्छा ये रूट जो है इस पे डेंजर है, कुछ खतरा है, कुछ पहले का रिकॉर्ड इसका अच्छा नहीं है, चलो हम लोग दूसरा रूट को पकड़ लेते हैं, भले ही वो लॉन्ग होगा लेकिन वो उसको ही पकड़ेगा। तो ऐसा एजेंट जो होता है वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का आप कॉन्सेप्ट डायग्राम बना सकते हो कि सेंसर से इनपुट लिया, और ये इनपुट अभी जो दिख रहा है कि मतलब अभी किस तरीके से दुनिया दिख रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, गोल्स एंड पॉसिबल एक्शन। अब उसको गोल डिफाइन करना है कि अब ये गोल है और इस गोल पे पहुंचने के लिए पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, राइट। मतलब ऐसा हम क्या किस तरीके से एक्ट करेंगे कि उस एक्शन तक पहुंच जाए। यूटिलिटी फंक्शन क्या करेगा भाई, एक रियल स्कोर निकालेगा हर ऑप्शन का कि ये स्कोर, जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है या गलत है, ये ऑप्शन लेना, ये चॉइस करना हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। एंड जिसका हाईएस्ट यूटिलिटी निकलेगा, जिस ऑप्शन का हाईएस्ट यूटिलिटी निकलेगा वो उस पाथ को कंसीडर करेगा या उसी पाथ पे वो जाना सही समझेगा, राइट। तो मतलब ऐसा समझो कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो है इसमें मॉडल, मतलब मॉडल मॉडल में तो ऑलरेडी सिंपल आ गया था ना। सिंपल में थोड़ा क्या डाल दिया था हमने। हाँ, थोड़ी प्रीवियस मेमोरी हमने डाल दी थी तो मॉडल बन गया था सिंपल। तो मॉडल और गोल ये दोनों आ गए और इसके साथ यूटिलिटी ऐड हो गया, तो ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बन गया। मतलब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में गोल और मॉडल इन दोनों के ही प्रिंसिपल बेसिकली लगे हुए हैं। तो जब भी आपको डायग्राम बनाने के लिए कोई दे दे तो कॉन्सेप्ट डायग्राम बना दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर अभी तक लग रहा है कि थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो प्लीज़ इस नोट्स को कंसीडर कीजिएगा पढ़ना। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से जाके एक बार डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। तो जैसे ही आप पढ़ लोगे आपको ये चीज़ें थोड़ी और ईज़ी लगना स्टार्ट हो जाएँगी। एंड ये नोट्स बनाए ही ऐसे गए हैं कि आप लास्ट मोमेंट में भी पढ़ के जा सकते हो। पूरे 5 चैप्टर्स एक बार में भी आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ सकते हो। ये नोट्स मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक इंटेलिजेंट सिस्टम का या एक एजेंट का। तो ओके, एन इंटेलिजेंट सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। सीखने का उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, है ना? और वो इम्प्रूव कर सकता है समय के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक अ ह्यूमन। व्हेन इट गेट्स मोर डेटा और एक्सपीरियंस, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। एडेप्टेबिलिटी मतलब किसी भी सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर ले, उसमें वो डाल सके, राइट। फास्ट लर्निंग फ्रॉम लार्ज डेटा, अगर डेटा बड़ा है तो अभी वो फास्ट लर्न कर सके, राइट। एबिलिटी टू यूज मेमोरी, मेमोरी को यूज कर सके, मतलब पास्ट में कुछ मेमोरी उसके अंदर डाल दी गई, पास्ट में कुछ डेटा डाला गया है, तो करेंट में अगर उस पास्ट मेमोरी की कभी जरूरत पड़ रही है करेंट सिचुएशन में भी, तो यहाँ पर वो उस मेमोरी को यूज कर सके, राइट। मतलब आपको, आपके साथ पिछले बार कुछ गलत हो गया एंड आप फिर से वही काम कर रहे हो जो आपको, जिसमें आपके साथ फिर से गलत हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सट्टा खेला, राइट। एंड सट्टा खेलने के बाद आपको पता चला कि आपका पैसा गोल हो गया है ना, आप वहां पे आप जीत नहीं पाते हो, तो आप फिर से वही काम क्यों करने जाओगे जब आपको एक बार पता चल चुका है कि भाई पास्ट में मेरे साथ कुछ गलत हुआ है इस जगह पे, तो हम फिर से वही काम थोड़ी ना करने जाएंगे। एबिलिटी टू एनालाइज इटसेल्फ, खुद से ही एनालाइज कर सके कि हाँ हमने जो ये एक्शन लिया है ये सही है या गलत है, इसमें क्या एरर्स थे और हम अपने आप को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस एक इंटेलिजेंट सिस्टम कर सकता है। मैं सच बताऊं आपको एक चीज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक ह्यूमन के अंदर भी होने चाहिए ताकि वो एक वेटर एआई बन सके नहीं, ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बन सके, तो एक ह्यूमन के अंदर भी भाई ये सारी चीज होनी चाहिए। टास्क इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट तो हमने समझ दिया जहां से डेटा लिया जाता है। तो टास्क इन्वायरमेंट वही जिस इन्वायरमेंट में एआई टास्क कर रहा होता है। तो ये सारे वो इन्वायरमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो लिखे हुए हैं। सो टू डिजाइन अ गुड एजेंट वी मस्ट अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी गई है, एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो डिस्क्रीट इन्वायरमेंट एंड कंटिन्यूस इन्वायरमेंट क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब है जहां पर आप स्टेप्स को काउंट कर सकते हो, मतलब चेस का गेम, जहां पे आप स्टेप्स को काउंट कर सकते हो कि हाँ भाई इतने ही स्टेप चलेगी। और कंटिन्यूस इन्वायरमेंट मतलब आ, आपको अनलिमिटेड चलना है जहां पर, राइट। जो कार है वो रियल रोड पे जब चल रही है तो वो कभी किसी स्पीड से जाएगी, कभी किसी स्पीड से जाएगी, जो वैल्यूज है स्पीड की वो किसी रेंज में होगी, है ना। पोजीशन और जो स्पीड है ये दोनों ही रेंज में हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर रेंज में हो सकती है कि कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा।
अब चेस चल रहा है तो चेस में क्या मंत्री का चलने का कोई स्पीड होता है क्या अलग से? घोड़े का चलने का कोई अलग से स्पीड होता है? नहीं ना। एक पोजीशन पे चलना है, ठीक है? एक लिमिटेड पोजीशन है जहाँ जहाँ हमें चलना होता है, एक पाथ डिफाइंड होता है। जबकि कार के साथ ऐसा नहीं होता है। तो कंटिन्यूस एनवायरनमेंट क्या, जहाँ पे सब चीजें चल रही है, चीजें रेंज में है, वैल्यू रेंज में है, तो हम इसको कंटिन्यूस एनवायरनमेंट कहते हैं। और डिस्क्रीट मतलब जहाँ पे चीजें थोड़ी स्टेबल है और जो पोजीशंस हैं वो लिमिटेड है, ठीक है? और जो स्टेप्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो काउंटेबल है, जहाँ पे काउंट हो सकता है। ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। जो फुली ऑब्जर्वेबल है, इसमें इन्वायरमेंट का फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, ठीक है? जैसे कि लूडो बोर्ड, जहाँ पे सारी चीज आपको दिख रही होती है ना। टिक टेक टो, आपको पता है कि भाई क्रॉस किधर होगा, जीरो किधर होगा, क्या कैसे करना है। जबकि अगर हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हिडन होती है ना? जैसे कि आपका कोई मल्टीप्लेयर गेम, आपको पता ही नहीं है कि भाई बंदे किधर से आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, शायद आप फुट स्टेप से पता लगाओगे, ठीक है? ये इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एआई की बात नहीं हो रही है, ठीक है? कि एआई किस किस तरीके की हो सकती है। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक की बात करते हैं अब। सो स्टैटिक का मतलब है इन्वायरमेंट मूव नहीं करता जब तक एजेंट सोच रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं ऑनलाइन एमसीक्यू का, ठीक है? ऑनलाइन एग्जाम में जो एमसीक्यू होता है, जो आप क्विज दे रहे होते हो, इसका क्वेश्चन तब तक नहीं बदलता है जब तक आप पहले का आंसर नहीं दे दो या फिर टाइम क्रॉस नहीं कर जाए। तो स्टैटिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि इन्वायरमेंट मूव नहीं करेगा जब तक आप सोच रहे होते हो या एजेंट जब तक सोच रहा होता है। डायनामिक का क्या मतलब है? जहां पे इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा। स्टैटिक का अपोजिट, जैसे कि रियल ट्रैफिक फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार, कार पीपल सब मूव होते रहते हैं, है ना? ये डायनामिक इन्वायरमेंट है। हाँ, ये काफी हद तक आपको वो डिस्क्रीट वाले से मैच कर रहा होगा, है ना? जहाँ पे हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पढ़ा है। स्टैटिक और डायनामिक लगभग उसी के जैसा आपको दिखता है, बट थोड़ा थोड़ा चेंज है, ज्यादा नहीं। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है भाई? सेम एक्शन सेम रिजल्ट। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है सेम एक्शन सेम रिजल्ट। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है भाई? सेम एक्शन रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है यहाँ पर। जैसे डिटर्मिनिस्टिक में अगर हम बात करें तो 2+2 क्या होता है भाई? हमेशा 4 होता है ना। बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, मान लो कि एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है ना, उसने बैट घुमाया, बॉल जो है वो बॉल 4 रन बना रही है, ठीक है? किसी बॉल पे उसने सेम पावर से, सेम एनर्जी से हिट किया बॉल को, एंड उसने अभी 4 रन बनाया। सेम उसने उसी पावर से हिट किया, पर वो 4 रन बनाने वाली बॉल शायद किसी ने कैच पकड़ लिया और वो कैच आउट हो गया। मतलब जो एक्शन है, जो नेक्स्ट स्टेट है वो अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ रैंडम इफेक्ट्स और अननोन एक्शंस ऑफ अदर्स। जो अदर्स के एक्शन पे भी ये जो डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पे चीज, यहाँ पे जो चीजें हैं वो अदर सेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो कब हाई जाएगा, कब लो जाएगा, आपको थोड़ी ना पता है भाई। कि अभी अगर अभी तक अगर आगे जा रहा था तो जरूरी नहीं कि अब आगे ही जाएगा, अब पीछे भी जा सकता है। मतलब अगर अभी तक ग्राफ ऊपर जा रहा था तो अभी वो नीचे भी जा सकता है, ठीक है? जबकि डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक सिंपल आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझ लो, इक्वेशन को समझ लो, जहाँ पे 2+2 हमेशा 4 होंगे, ठीक है? तो ये था डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। स्टैटिक और डायनामिक आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंगल, मल्टी एजेंट, एपिसोडिक, नॉन एपिसोडिक। सो सिंगल एजेंट क्या है? सिर्फ एक एजेंट डिसीजन मेकिंग कर रहा है। और मल्टी एजेंट मतलब मल्टीपल एजेंट्स कंपीट करते हैं। जहाँ पे ऑटोमेटिक क्रॉसवर्ड सॉल्वर जो है, यहाँ पर आपका एक अकेले का एक्शन होता है ना। सिंगल एजेंट इन्वायरमेंट है, मतलब सिर्फ एक ही एजेंट एक्ट कर रहा होता है। लेकिन मान लीजिए आप पहले जब गेम में बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते थे, चाहे फ्री फायर हो या पबजी हो, तो सामने की पूरी पूरी स्क्वाड भी कभी कभी बॉट की होती थी। तो यहाँ पर मल्टीपल एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा समझ लो ना, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जो है, इसमें कितने सारे एजेंट्स होते हैं। जो आप अगर आप ओपन वर्ल्ड गेम भी कोई खेल रहे होगे तो वहाँ पे मल्टीपल बॉट्स आपको किसी किसी एंगल से आपके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। कोई सामने से आ जाएगा, कोई पीछे से आपके ऊपर अटैक करने लग जाएगा। तो यहाँ पे मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट हम इसको कहते हैं। सिंगल एजेंट मतलब एक एजेंट एक्ट कर रहा है, मल्टी एजेंट मतलब मल्टीपल एजेंट्स। एग्जाम्पल याद रखना प्लीज, है ना? आपको यही लिखना पड़ेगा एग्जाम में, यही आपको मार्क्स दिलवाएगा। एपिसोडिक और नॉन एपिसोडिक की अगर हम बात करें तो हर एक्शन इंडिपेंडेंट होता है एपिसोडिक में, ठीक है? मतलब फोटो एडिटिंग टूल, एक फोटो एडिट का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एपिसोडिक इन्वायरमेंट है, ठीक है? नॉन एपिसोडिक का क्या मतलब है? प्रीवियस एक्शन इफेक्ट करता है फ्यूचर को। जैसे कि ड्राइविंग अ कार, अगर एक गलत टर्न ले लिया तो वो फ्यूचर को क्या इफेक्ट करेगा?
बिल्कुल करेगा। चेस में अगर आपने गलत मूव कर दिया है, आपने अगर एक गलत मूव खेला, तो जाहिर सी बात है कि अगले बार कोई और आपके साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है चेस में भी। ठीक है, तो ये आपका नॉन एपिसोडिक या फिर हम इसको सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट कहते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में चीजें चल रही होती है, पर उसका कोई एक पार्ट आने वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, सो यही एपिसोडिक और नॉन एपिसोडिक है, जहां पर एपिसोडिक में इंडिपेंडेंट इमेजेस का हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, इसका पहले से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये डॉग का है तो ये डॉग का इमेज है, ये कैट का है तो ये कैट का इमेज है, पहले से इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने कार ड्राइव कर रहे हो आप, है ना, या फिर जो आपका एजेंट है वो ऑटोमेटिकली जो कार ड्राइव कर रहा है, अगर उसने एक टर्न गलत ले लिया, तो हो सकता है उसके ऊपर फाइन लग जाए। और क्या है, एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल, तो जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसको एक्सेसिबल कहते हैं, और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो अननोन थोड़े होते हैं तो हम उसको इनएक्सेसिबल कहते हैं। तो जैसे कि एक्सेसिबल का क्या है, वेदर इनसाइड एसी रूम। इनएक्सेसिबल का हम एग्जांपल लें तो टुमारो वेदर फोरकास्ट, पता ही नहीं कि कल किस तरीके का वेदर होगा, कोई आइडिया नहीं कि कल क्या होने वाला है भाई। ठीक है, तो यही एक्सेसिबल और नॉन एक्सेसिबल या फिर इनएक्सेसिबल हम इसको कहते हैं। इनएक्सेसिबल में सारी चीज हमें दिख रही होती है, पता होती है, और इनएक्सेसिबल में हमें कुछ भी नहीं होता है। सो मोर इनएक्सेसिबल इन्वायरमेंट हार्ड टू डिजाइन अ गुड एजेंट। तो अगर इन्वायरमेंट से हम इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग एक अच्छा एजेंट को तो कभी डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डेटा मिलना जरूरी है। ठीक है, तो इस एक लाइन का बहुत डीप मतलब है, अगर आप अभी तक सारी चीज अच्छे से समझ रहे हो तो ही आपको ये पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। अब आता है एक नया टॉपिक, वो है लर्निंग एजेंट्स। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के देखता हूँ कि और क्या क्या है। आर्किटेक्चर है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग एजेंट का, एप्लीकेशन है लर्निंग एजेंट का, मतलब अभी जो 4 स्लाइड है वो लर्निंग एजेंट के ऊपर है। तो हो सकता है डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बनाना चाहे लॉन्ग आंसर, तो एक लर्निंग एजेंट के ऊपर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है। अ, जितने भी मार्क का हो, मुझे तो नहीं पता कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन कितने नंबर का बना रही है, बट एक बनाया तो जा सकता है भाई यहाँ से। इसके बाद हम लोग कंपोनेंट की बात करेंगे, फिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, फिर हेरिस्टिक सर्च, एआई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, फिर तो इजी इजी चीजें थोड़ी, एंड लास्ट में फॉर्मल डिस्क्रिप्शन। और हाँ, प्रॉब्लम के ऊपर लास्ट में हम लोग जो बात करेंगे, तो प्रॉब्लम के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से बेसिकली 2 क्वेश्चन बन सकता है, इन सबसे भले ही 1-2 नंबर का बना दे, लेकिन जो मोर क्वेश्चन है यहाँ से लर्निंग एजेंट एंड प्रॉब्लम से बन सकता है, और एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट से बन सकता है। और उससे पहले अगर कोई बेसिक बनाएगा तो आप बहुत ही ईजिली हैंडल कर लोगे उसको। तो हाँ, अभी से जो हम लोग आगे तक पढ़ेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। एक तो आपने अभी एनवायरनमेंट पढ़ लिया, एक वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट से। एक लर्निंग एजेंट से अभी आएगा जो आ सकता है। मतलब आने वाले 12-13 स्लाइड्स थोड़े सीरियसली आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, 5 मिनट इधर-उधर घूम के आ जाओ। पर अभी आपको पढ़ने बैठना है वापस, एंड लर्निंग एजेंट को पढ़ेंगे, एंड इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखेंगे, और बीच में कुछ और टॉपिक्स हैं, हम उसको भी देखेंगे। लर्निंग एजेंट बहुत ही सिंपल है। एक लर्निंग एजेंट जो है वो एक ऐसा एआई सिस्टम होता है जो अपने पास्ट से सीखता है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इनहांस करता है, राइट। इट ऑब्जर्व्स व्हाट हैपेंस व्हेन इट एक्ट्स। जब भी कुछ होता है तो इसको ऑब्जर्व करता है ये। ठीक है, जो हुआ उससे फीडबैक लेता है और अपने आप को चेंज भी करता है, और ओवर टाइम जो है ये पहले से और अच्छा बिहेव करता है या परफॉर्म करता है या टास्क को और अच्छे से करता है। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है भाई, इसमें परफॉर्मेंस एलिमेंट लगा रहता है ना, जो बताता है कि जो एक्सटर्नल एक्शंस को चूज करता है। लर्निंग एलिमेंट जो जो उस एक्शन का रिजल्ट क्या निकला, उसका परफॉर्मेंस कैसा निकला, उसको ये कैलकुलेट करके अपने आप को इम्प्रूव करता है। क्रिटिक, क्रिटिक का क्या मतलब है भाई, कंपेयर द एजेंट्स बिहेवियर विद द परफॉर्मेंस। क्रिटिक का मतलब है फीडबैक देना, है ना। आपने देखा होगा कि मूवीज वाले क्रिटिक्स होते हैं जो बताते हैं मूवी का फीडबैक देके कि ये इसकी रेटिंग दो भाई, कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया इस मूवी ने, अच्छी मूवी है कि खराब मूवी है ना, जो आईएमडीबी रेटिंग जो होती है, ये क्रिटिक्स डालते हैं बेसिकली। प्रॉब्लम जनरेटर सजेस्ट न्यू यूजफुल एक्सपीरियंस और एक्शंस सो दैट द एजेंट कैन लर्न मोर। ठीक है, काफी सिंपल चीज है। पहले का फीडबैक लो, पहले कुछ एक्ट करो, फिर उस पर कुछ फीडबैक लो,
फिर एक्ट करो, फिर फीडबैक लो, फिर एक्ट करो, फिर फीडबैक लो, और ये कंटिन्यूअस एक लूप है जो कि आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग एजेंट कहलाता है। बाद बाकी आप एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो जिसके अंदर आप ये 4 चीज़ें लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप लर्निंग एजेंट को एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हो। हो सकता है एनवायरनमेंट और लर्निंग एजेंट को मिक्स करके भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते। तो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही था, एनवायरनमेंट क्या है, जहाँ से डेटा मिल रहा है, कुछ टाइप्स थे उसके। अब लर्निंग एजेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। तो सिक्योर्डनेस, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका। इसका मतलब है दे रिसीव इनपुट फ्रॉम एन एनवायरनमेंट एंड एक्ट बैक टू दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट से उसने इनपुट लिया उसी एनवायरनमेंट में वो रिजल्ट देगा वापस जाके। ठीक है, ऑटोनॉमी, दे कैन एक्ट विदाउट कंटिन्यूअस ह्यूमन हेल्प। जरूरी नहीं कि हर बात पे ह्यूमन हेल्प करे, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं, सेल्फ सफिशिएंट ही बोलते हैं इसको, मैं कुछ और बोलने वाला था, इंडिपेंडेंट और उसके आगे एक डैश था, खैर रहने दो उसको। एडेप्टिविटी, दे चेंज विथ टाइम यूजिंग देयर ऑन एक्सपीरियंस एंड फीडबैक फ्रॉम द क्रिटिक। तो क्रिटिक से फीडबैक लेके और खुद के भी एक्सपीरियंस से मिला जुला के ये अपना समय के साथ सीखता है और नई नई सिचुएशन में अलग अलग तरीके से और बेटर परफॉर्म करता है। सोशेबिलिटी, दे में इंटरेक्ट विद अदर एजेंट्स और ह्यूमंस, ये अदर एजेंट्स और ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करता है। आपने देखा है ना, आज के समय में जेमिनाई और चैट जीपीटी को लोग एक साथ बात करवा रहे हैं और खुद भी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, सोशेबिलिटी है ये। इसी को हम लोग मल्टी एजेंट सिस्टम्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी चीजें हो सकती है, अगर बात करना है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बोल के ही बात किया जा रहा है। हो सकता है एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो एक पर्टिकुलर एजेंट परफॉर्म कर रहा है, फिर उस टास्क का कोई रिजल्ट निकला, उस पर कोई और एजेंट काम किया और कोई और रिजल्ट निकाला। तो मल्टीपल एआई जो है ये इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो हम लोग डीप में नहीं समझेंगे, पर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत आपने कभी क्लास वगैरह गए होंगे आप, तो थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा है कि क्या है, मल्टीपल एजेंट सिस्टम कैसे होते हैं। तो डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, पर पूछेगा तो समझ लेना कि आसपास सबको कम्युनिकेट करवाया जा रहा है, बस वही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। सो क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, डेटा को क्लासिफाई करना, ये डेटा इसका है, ये डेटा उसका है, ये डेटा इस काम का है। ठीक है, प्रेडिक्ट करना, जैसे कि स्टॉक मार्केट को, सेल्स को, ये सारी चीज प्रेडिक्ट करने का काम करते हैं लर्निंग एजेंट्स। सर्च इंजन्स एंड रिकमेंडेशन सिस्टम जो लगा हुआ है भाई, मैंने इसके बारे में आपके साथ अभी बात की थी। कंप्यूटर विजन के बारे में भी हम लोग फिर से एक बार देखेंगे भी। और कंप्यूटर विजन के बारे में आपको पता है ये भी एक एप्लीकेशन है लर्निंग एजेंट का। सेल्फ ड्राइविंग कार भी एक एप्लीकेशन है भाई, तो ये एप्लीकेशन आप याद कर सकते हो। हाँ, मे भी अगर आपसे एग्जाम में लर्निंग एजेंट पूछेगा तो भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पूरा जब आप लिख दोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कोशिश करना कि ये जो वन वर्ड में लिखी हुई चीज है इसमें और एग्जाम्पल डाल के इसको और डिटेल करने की कोशिश करना, ठीक है। तो लर्निंग एजेंट्स जो है ये यहाँ तक था। अभी हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन एआई सिस्टम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एआई सिस्टम का कौन कौन सा कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल है या कौन कौन सा कंपोनेंट्स काम करता है। ठीक है, टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एन एआई सिस्टम यूजुअली नीड सेवरल कंपोनेंट्स। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई सिस्टम को काफी सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम करवाने पड़ते हैं, तभी ये चीजें सॉल्व होती हैं। जिसमें से पहली चीज है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो जो एक अच्छा एआई है वो नॉलेज का जो रिप्रेजेंटेशन करेगा वो अच्छे तरीके से करेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि एआई के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर उसके पास जितना भी नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही शानदार होता है। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स टू एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस एफिशिएंटली। मतलब अगर जल्दी से जल्दी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ पे ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स का यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स का मतलब ही ये है, सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, हमें एक सिंपलर सॉल्यूशन बहुत कम टाइम में अगर चाहिए तो यहाँ पर हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स। ओके, ये चीज आप याद रखना, कई बार एक दो नंबर में पूछ भी सकता है कि ये क्या होता है भाई। तो अगर हमें कम टाइम में सॉल्यूशन चाहिए देन वी यूज ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स, ठीक है। सुटेबल हार्डवेयर, फास्ट प्रोसेसर्स एंड इनफ मेमोरी टू हैंडल लार्ज डेटा। तो हमारे पास हार्डवेयर भी इतना अच्छा होना चाहिए जो एआई जैसी चीज को हैंडल कर सके, राइट, एआई का डेटा को हैंडल कर सके, इसके लिए हमारे पास अच्छे जीपीयू होने चाहिए, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं परसेप्शन मॉड्यूल्स सच एज कंप्यूटर विजन और स्पीच अंडरस्टैंडिंग इफ नीडेड। अगर जरूरी पड़े तो हमारे पास कंप्यूटर विजन और स्पीच अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी एक एआई के अंदर होनी चाहिए, राइट। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग,
टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंट्स रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज के अंदर में कुछ लिखा है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको भी अगर हम लोग फोटो क्लिक करके किसी एआई के अंदर डालते हैं तो एआई वो समझ पाए, इसके लिए लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी कंपलसरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड रनिंग एआई एल्गोरिदम, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके कारण आज के समय में एआई एल्गोरिदम हम रन करवा पा रहे हैं। अगर लैंग्वेज ही नहीं होता तो एल्गोरिदम आप लिखते कैसे, है ना। अब हम बात करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहला एक एक करके ना हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखते हैं। सो इट इज द वे इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इज स्टोर्ड। ये उस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उसी को, ये एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। एंड गुड रिप्रेजेंटेशन मेक्स रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इजियर। तो आपने देखा होगा कि आपने कई बार रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, तो ब्लड रिलेशन जो सॉल्व होता है उसका एक ही तरीका है कि उसका जो क्वेश्चन है उसको आप रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर दो। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन बहुत चीज का अच्छे तरीके से किया तो चीजें सॉल्व बहुत इजीली होती है, एंड यही काम एआई भी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लॉजिक, प्रोपोर्शनल, प्रेडिकेट, सिमेंटिक नेटवर्क्स, फ्रेम्स, रूल्स, ऑन्टोलॉजीज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्स राइट व्हाट इज यूज फॉर एंड गिव वन और टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसका आप इसके बारे में लिख सकते हो अगर एग्जाम में पूछता है तो। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये कंपोनेंट ऑफ एन एआई सिस्टम डिटेल में पूछ सकता है वो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि भाई एक एक चीज पूछे, पर मे बी पूछ सकता है, चांसेस तो है। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स मैंने आपको बताया है कि जब हमको कुछ भी सर्च करना है कम टाइम के अंदर हमको सॉल्यूशन चाहिए, है ना। कम टाइम के अंदर सॉल्यूशन चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट सॉल्यूशन ही हो, बट हमें अगर कम टाइम के अंदर सॉल्यूशन चाहिए हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर दो दो एल्गोरिदम का यूज हो रहा है, ए स्टार सर्च, हिल क्लाइंबिंग, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये सारे एल्गोरिदम्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो दे आर स्पेशली यूजफुल व्हेन द सर्च स्पेस इज वेरी लार्ज, ठीक है जी। एआई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, जीपीयू और टीपीयू इसकी जरूरत होती है। मतलब सीपीयू जल्दी एआई को उस लेवल पे आज के समय में हैंडल नहीं कर रहा है जितना जीपीयू और टीपीयू करता है। अब ये जीपीयू और टीपीयू क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, एक तरीके से बस इतना समझिए कि पहले जो था कंप्यूटर जिसमें नॉर्मल सीपीयू होता था, अब जो गेमिंग लैपटॉप्स आने लगे उसके अंदर जीपीयू आने लगा। और टीपीयू बेसिकली जो है डीप लर्निंग का मॉडल जो होता है ना, इसको वो जीपीयू को यूज करते हैं, और एमएल मॉडल्स जो है वो जनरली जीपीयूज को यूज कर रहे होते हैं। ये दोनों ही प्रोसेसर हैं, और ये दोनों एआई को आज के समय में सबसे एफिशिएंट अगर चल रहा है तो वो जीपीयू का पावर जितना ज्यादा है एआई उतना अच्छा चलेगा, टीपीयू का पावर जितना ज्यादा है एआई उतना अच्छा चलेगा। तो ये हार्डवेयर है, मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि ये कोई प्रोग्रामिंग चीज हो, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्स, वेबसाइट, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों जैसे इंटेल का होता है ना, जैसे राइजन का होता है, वैसे ही जीपीयू और टीपीयू भी होते हैं। हाँ, वही एनवीडिया जिसको लेके आज के समय में थोड़ा फेमस हुआ है, राइट, जो आप इंस्टा पर रील्स देख रहे होंगे, एनवीडिया इज चेंजिंग द फ्यूचर, हाँ, जीपीयू, तो वही चीज है भाई। कंप्यूटर विजन आप जानते ही हो, पैटर्न रिकॉग्निशन ये भी आप जानते हो, हमने आपको बताया है। फिर से एक बार देखते हैं, कंप्यूटर विजन सिस्टम्स कैप्चर एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। वर्ल्ड से कैप्चर कर सकता है या एनालाइज कर सकता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, अगर हमको इसको कैप्चर करके एनालाइज करवाना है तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर विजन का यूज लेते हैं, मतलब अपने काम के लिए, ठीक है। पैटर्न रिकॉग्निशन इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज शेप्स, फेस, लेटर, ऑब्जेक्ट एंड अदर पैटर्न्स इन दिस डेटा, ठीक है। जो मैंने आपको मोबाइल अनलॉक करने के लिए हम लोग फेस का यूज करते हैं, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन इंक्लूड मेडिकल इमेज एनालिसिस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, सर्विलेंस एंड मेनी मोर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो एनएलपी भी एक एआई का कंपोनेंट है, एक पार्ट है। एंड एनएलपी जो है वो डील करता है जनरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज को, है ना। ह्यूमन लैंग्वेज को अगर हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है देन वी यूज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टास्क इंक्लूड स्पीच रिकॉग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन, समराइजेशन एंड क्वेश्चन आंसर। एनएलपी allows users to interact with computers in normal text or speech। काफी इजी सी चीज लिखी है, कुछ खास तो यहाँ लिखा ही नहीं कि कंप्यूटर्स के साथ अगर हमें बात करना है नॉर्मल टेक्स्ट या स्पीच में तो हम लोग यहाँ पर एनएलपी का यूज कर रहे होते हैं। एआई लैंग्वेज एंड सपोर्ट टूल्स, शॉर्ट नोट्स है इसके ऊपर भी। तो मतलब लैंग्वेजेस का भी यूज होता है भाई, अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे। एंड स्पेशल लाइब्रेरी, सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पर पाइथन का यूज कर रहे होते हैं। वैसे तो पाइथन, जावा, C++ सारे ही तरीके से हम लोग एआई का एल्गोरिदम लिख सकते हैं, बट
सबसे ज़्यादा हम लोग पाइथन की लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च का यूज़ हम लोग करते हैं डीप लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए, एंड साइकिट लर्न का हम लोग करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब कैसे करते हैं, इसके लिए तो भाई आपको प्रैक्टिकल वाला कोर्स देखना पड़ेगा। जो आप चाहो तो स्किल्सो का जो मेन चैनल है, अभी बहुत ही रिसेंटली हमने स्टार्ट किया डेटा साइंस का कोर्स वहाँ पे, तो आप उसको भी एक बार जाके चेक कर सकते हो। धीरे-धीरे हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें साइकिट लर्न हो गया या पाइटॉर्च हो गया, इसके बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तो आप चाहे तो आप स्किल्सो का जो मेन पेज है, आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर डेटा साइंस एंड एआई का कंप्लीट कोर्स है। आगे हम लोग उसमें जनरेटिव एआई भी पढ़ेंगे। तो अब चाहे तो एक बार उसको एक्सप्लोर कर लेना, बट फिलहाल हम लोग सेमेस्टर के ऊपर फोकस करते हैं, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। सो ये जो है इसके रेडीमेड लाइब्रेरीज होती है, मतलब अगर हमको डीप लर्निंग का कुछ हमको डीप लर्निंग मॉडल बनाना है, तो हमको बेसिक से पूरा कोड नहीं करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे अपने कोड के अंदर, ठीक है। एंड सेम इज द वे हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड डिबगिंग के लिए हम लोग numpy pandas वगैरह का यूज कर रहे होते हैं। और इसमें इसी कारण से ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये सारी पाइथन के ही लैंग्वेज में लिखी गई है, इसलिए पाइथन जो है इसके लिए एक फेवरेट लैंग्वेज बन चुकी है आज के समय में। एआई में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज पाइथन इसलिए है क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं यही एक तरीके से मिला के एआई बना रही है। इन्हीं सारी लाइब्रेरीज का यूज करके आज के समय में एआई मॉडल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होता क्या है और प्रॉब्लम होता कैसा है, ठीक है। समरी है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो सो टू यूज सर्च एंड एआई प्रॉब्लम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड फॉर्मली। तो अगर हमें सर्च करना है तो हमें प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से एआई को भी समझाना होता है। सो सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लिसिट गोल, मतलब हमको अब पहुंचना कहाँ है बेसिकली, मतलब हमको प्रॉब्लम से कंक्लूजन निकालना क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको क्या चाहिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आप शुरू कहाँ से कर रहे हो। देन सेट ऑफ एक्शंस, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हो गोल तक पहुंचने के लिए। सो सपोज करो ना, आपको यहाँ से आपकी कॉलेज तक पहुंचना है, तो इनिशियल स्टेट क्या हो गया, कहाँ पहुंचना है, कॉलेज। कैसे पहुंचोगे भाई, सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस, आप ऐसा क्या क्या करोगे जो पहुंच जाओगे, ठीक है। ट्रांजिशन मॉडल, ट्रांजिशन मॉडल का मतलब होता है एक्शन से स्टेट कैसे चेंज हो रही है। सो एक एक्शन लेने के बाद आप किस नए एक्शन को परफॉर्म करते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जाने अपने कॉलेज जाने का लेफ्ट लोगे फिर राइट लोगे, इस तरीके से आप एक एक एक्शन को लेते जाओगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं गोल टेस्ट की। कैसे चेक करोगे कि गोल मिल गया, तो जब आप कॉलेज गेट पर पहुंच जाते हो उसका मतलब आप गोल अचीव्ड हो गया आपका, है ना। पाथ कॉस्ट फंक्शन, मतलब कि हर पॉसिबल रूट की कॉस्ट कंपेयर करते हैं। ऑटो ज्यादा महंगा, बस चीप, एआई चूजेस मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब यही सारी जो प्रॉब्लम है ये आप एआई को बोल दो कि हमें पहुंचना है कॉलेज अपने घर से, तो वो पहले तो एक्सप्लिसिट गोल, क्या है गोल भाई, कहाँ पहुंचना है, कॉलेज। इनिशियल स्टेट मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। पॉसिबल एक्शंस आप कैसे लोगे, ट्रांजिशन कैसे करोगे, गोल टेस्ट कैसे होगा, पाथ कोस्ट क्या होगा, ये सारी चीजों को एक बार में एआई समझता है और आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यही है फॉर्मल डिस्क्रिप्शन किसी भी प्रॉब्लम का। उस प्रॉब्लम में ये सारी चीज होती ही है कि गोल क्या है प्रॉब्लम का, हमको अचीव क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, एक्शंस क्या क्या लेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व होता हुआ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या हम लोगों को गोल अचीव हुआ जो चाहिए था, उस गोल को कितने कम से कम कॉस्ट में हमने सॉल्यूशन अचीव कर लिया। दिस इज द पाथ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। यहाँ पर दो चीज है, इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन एंड कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन के बारे में। तो इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन क्या होता है भाई, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, ठीक है। मेनी इंटरमीडिएट स्टेट्स आर जनरेटेड, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो फॉर एग्जांपल किसी को स्टार्टअप बनाना है तो एक ही बार में पूरा स्टार्टअप जीरो से लेके कहाँ आप करोड़पति कैसे बन गए, यूनिकॉर्न कैसे बन गए, ये एक बार में नहीं डिजाइन होता, राइट। आप कैसे डिजाइन करते हो, अब पहले हम ये स्टेप लेंगे, पहले हम लोग कैपिटल इतना लगाएंगे, इन्वेस्ट इतना करेंगे, फंडिंग इतनी लगाएंगे, है ना। फंडिंग इतनी उठानी है और फंडिंग किस किस चीज के लिए चाहिए, एक एक स्टेप कर करके हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम लोग सेल्स कैसे करेंगे, अपना पहला इतना सेल्स कैसे क्रॉस करेंगे, है ना। फिर हम लोग अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, इस तरीके से हम लोग आगे जब बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर
इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन लगता है, मतलब काफी सारे इंटरमीडिएट बीच में काफी सारे स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे गोल को अचीव करने के लिए, जबकि कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन में चीजें पहले ही से बनी होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर घर हमको बनाना है या फिर ब्रिज बनाना है, ठीक है, कहीं पे, तो क्या होता है यहाँ पर पहले से ही एक डिजाइन बना लिया जाता है, सॉल्यूशन पहले ही तैयार कर लिया जाता है, बस हमें उसको बस फॉलो करना होता है। ये एग्जांपल देखोगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट आप जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप इस एग्जांपल को भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। इंटीरियर डिजाइन का आप एग्जांपल लिख सकते हो कि डिजाइनिंग पहले ही रूम की कर देता है इंजीनियर कोई भी, है ना। एंड उसके बाद वो अपने जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको दे दिया जाता है, फिर उसके बाद वो लोग अपना काम करते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो सबसे पहले गोल सेटिंग होता है, डिसाइड व्हाट द एजेंट शुड अचीव, एजेंट को सॉल्व करके लास्ट में क्या मिलेगा, दिस इज द गोल सेटिंग, गोल फॉर्मुलेशन, डिस्क्राइब द गोल इन अ प्रिसाइज वे, आपको गोल को समझाना है प्रिसाइज वे में। एंड आई थिंक हमने अभी जो यहाँ पर डिस्कस किया है ये वही है फॉर्मल डिस्क्रिप्शन, बस यहाँ पर जो है स्टेप्स इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई है, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा शब्द बदल दिए गए हैं, है ना, जज्बात अभी भी वही है भाई, ठीक है। डिफाइन स्टेट एक्शन ट्रांजिशन मॉडल, गोल टेस्ट एंड पाथ कोस्ट, है ना, यही चीज है फिर से ये स्टेप्स। एंड सर्च फॉर सॉल्यूशन, फिर हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। आप ये फ्लो डायग्राम बना सकते हो, गोल सेटिंग, गोल फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सर्च, एग्जीक्यूशन, गोल सेटिस्फाइड, ठीक है। अभी ये हमारी लास्ट चीज थी भाई, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पॉइंट पे आ चुका है। अब देखो अगर आपने क्लास ध्यान से किया है, ठीक है, तो हमको बस इतना बताइए आप कि इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया ही नहीं है क्लास में, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको क्या क्वेश्चन लिखा है, एक भी नहीं। क्या आप पहला चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स को आप बता सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया है। इंटेलिजेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीडबैक लेके इंप्रूव करके सीखना, राइट। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क एनवायरनमेंट, बताया मैंने आपको। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ लर्निंग एजेंट, ये भी मैंने बता दिया। हेरिस्टिक सर्च टेक्निक्स के बारे में बात की है हमने। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात की है, बिल्कुल की है भाई। मशीन इंटेलिजेंस का ह्यूमन लाइफ में क्या कैसा रोल प्ले करता है ये, इसके बारे में हमने बात किया। तो मेरे हिसाब से शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसके बारे में हमने बात किया ही नहीं। बेसिकली फर्स्ट यूनिट पूरे अच्छे तरीके से कवर कर दी गई है, अगर आपने इतना कर लिया है तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो सकता है एक दो टॉपिक्स इधर उधर में भी रह गए होंगे, एंड मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कोई भी गारंटी नहीं देने वाला है कि भाई कोई कंप्लीट पढ़ा भी दे, ठीक है, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ तो छूट ही सकते हैं। सिलेबस इतना बड़ा है और बहुत कम टाइम में अगर हमको कवर करना होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड हम लोग मिलते हैं यूनिट 2 में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस।